करते हो? सुनील चतुर्वेदी से। नीट में नहीं था राक्षसो, एनआईटी से हूं मैं, इंजीनियर हूं। क्या करोड़ों का बता दिया क्या? चलिए पेपर दीजिए। कोई ऐसा महानुभाव जिसके सारे क्वेश्चन ऑर्गेनिक में सही हो गए? चलिए क्या बात। और कोई? एक गलत वाले? चलिए काफी। दो गलत वाले? चलिए। लेकिन पेपर जो था वो था, कायगा इजी था राक्षस। पेपर बढ़िया था। वो अलग बात है कि तुमने ध्यान से सुना होगा। नहीं, कुछ क्वेश्चंस मेरे ही थे। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर दूसरा। लो पेपर दे दो, एक बार डिस्कस कर दो जल्दी से, फिर और खतरनाक बातें आज करेंगे अपन। लाओ 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 लाओ। क्वेश्चन नंबर 1 शानदार क्वेश्चन था भाई। ये कम से क्वेश्चन किया नहीं होगा, जैसे मैं एन की वैल्यू पता करनी हो। बहुत सारी जनता ने 14 पे टिक मार दिया। पाई इलेक्ट्रॉन थोड़ी पूछे थे, एन पूछा था। चलिए, किसी को डाउट है 46 में? क्वेश्चन नंबर 47 बढ़िया क्वेश्चन। आप जानते हैं सबसे पहले वो है चटेगा जो सबसे ज्यादा एसिडिक है, और Cl वहां से हटाओ जो केटाइन मोस्ट स्टेबल थे। प्राइमरी केटाइन तो AgNO3 वैसे भी नहीं बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 बहुत आसान क्वेश्चन था निहायती, लेकिन रोग इसमें भी फैल गए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी ऑर्डर जो नहीं पढ़ने गए वो फैल गए। क्वेश्चन नंबर 49 में किसी को डाउट? 49 में कुछ भी नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट है, वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है। चार सम में एक एक है। उसके बाद पहली की ऑक्टेट इनकम्प्लीट, दूसरे में इनकम्प्लीट, तीसरे में क्या है? कंप्लीट। कुछ लोग बोल रहे हैं सर बी में बैक बॉन्डिंग हो जाएगी ना, तो बैक बॉन्डिंग के बाद ही तो सी बना है। बैक बॉन्डिंग के बाद ही तो क्या बना है? सी बना है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कभी भी रेजोनेंस नहीं लगाना होता। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी रेजोनेंस से कभी डिसाइड नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 51, ये आपके कन्वेंशनल क्वेश्चन है जो आप करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 53 ये फिर अपना था, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसा सेट किया मैंने ऑप्शन को ताकि आपको पता रहे कि टर्सरी ब्यूटाइल एलाइल को बीट कर सकता है। मैंने बोला था ना बेटा, ऑप्शन को लेकर आपको अवेयर रहना है। क्वेश्चन नंबर 54 में किसी को डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 56 में डाउट है क्या? जिनको भी डाउट है उनको क्या डाउट है? पहले में तो देखो, जो CH3 ऊपर लगा हुआ है sp3 कार्बन है, और बेंजीन का क्या है? sp2। तो बताइए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि देगा? खींचेगा। दूसरे में ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp, और बेंजीन वाले की क्या है? sp2। तो बेंजीन से खींचेगा, तो वहां पर बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है। क्वेश्चन नंबर 57 बढ़िया क्वेश्चन था भाई। क्या 57 में जो सेकंड ऑप्शन है क्वासी एरोमेटिक है। पोलर पाई बॉन्ड को तोड़ के चेक कर। आपने क्वासी के क्वेश्चंस तो बहुत किए होंगे, लेकिन ये अटकर है। जब नया क्वेश्चन एकदम होता है और जब सॉल्व होता है ना, तब मजा आता है। पहला क्वेश्चन भी मैंने आपकी नोटबुक में नहीं लिया था। जो पहला ऑप्शन है तोड़ते ही एरोमेटिक बन जाएगा, तो पोलर पाई बॉन्ड को तोड़ के ही चेक करना होता है। क्वेश्चन नंबर 58 शानदार। 50 ईयर में कौन से में डाउट है? एक्स वाले पेयर में या वाई वाले में? वाई वाले पेयर में क्या डाउट आ गया राक्षस? पता है पेपर जो बना था ना, शानदार बना था। जिसने फालतू के कॉन्सेप्ट लगाए वो सुलट गया। तुम्हारे दिमाग में एक तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस ने घर कर रखा था, है पता है तुम्हें? ये देखो, कोई बेस मैंने आपको पढ़ाए थे बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर, गुआनिडीन के साथ जो लिया था उसका केटा है नहीं, है कि नहीं है? यहां पर जब आप रेजोनेंस करवाएंगे तो देखिए पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां जाएगा? नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन। लेकिन जब यहां पर आप रेजोनेंस करवाएंगे, ये अमाइड का बना हुआ है भाई लोगों। क्या बना हुआ है? अमाइड बना हुआ है कि नहीं बना है? ये अमाइड का कॉन्जुगेट एसिड बना हुआ है आप लोगों के सामने। जब यहां पर आपने प्रोटोनेशन करवाया तो ये हमारे सामने रहेगा। इसमें दोनों में पॉजिटिव चार्ज किस पर है? नाइट्रोजन पर। इसमें एक बार तो नाइट्रोजन पर आएगा और एक बार ऑक्सीजन पर। मोर ईएन पर पॉजिटिव चार्ज, लेस स्टेबल।
क्लियर? अब कुछ लोगों ने सोचा इक्विवेलेंट है तो ऊपर वाले में साफ हो गया उसका खेल, ऊपर वाले में साफ हो गया उसका खेल। ऊपर वाला कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। और मैंने आपको कई दफा बताया था कि बेटा ध्यान रखना, हवा में मत उड़ना, फाइल उलट जाएगी। ये वाला केटायन। और यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, कौन सा केटायन दिया हुआ था हमारे सामने? ये वाला केटायन। ये देखिए, इन दोनों केटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं। यस, एक पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस, एक पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता ही नहीं सकती। रेजोनेंस करवा ले और आंसर पा ले। यहां पर अगर आपने क्या करवाया रेजोनेंस, तो यहां जाएगा पाई बॉन्ड, यहां जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अफसोस अल्फा एच में इजाफा नहीं हुआ। लेकिन यहां पर अगर हमने रेजोनेंस करवाया तो आप देख पा रहे होंगे आपके सामने अल्फा एच में क्या हो गया, इजाफा। ये देखो, इसके पास दो अल्फा एच आ गए कि नहीं आ गए? दैट्स ऑल। अब बहुत सारों ने दिमाग लगाया इक्विवेलेंट आरएस, सुलट गए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताऊं, ऑथेंटिक क्वेश्चन है। लेकिन कैसा है? ऑथेंटिक। क्वेश्चन नंबर 58 शानदार, बेसिक स्ट्रेंथ को दूसरे तरीके से पूछा है। मैं बार बार बोल रहा था ना कि जरूरी नहीं है बेसिक स्ट्रेंथ पूछे, क्वेश्चन को चेंज करेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 59 पॉलीमर से था भाई, पढ़ते हो गया, एक ही दिया, मैंने बोला था पढ़वाया है बस केवल आपको। और जिसने पढ़ा उसका गलत हो ही नहीं सकता। कोई लेवल नहीं दूंगा जब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 60 आपकी नोटबुक से आ गया, हालांकि पता नहीं लगा होगा, वहां पे लग गया था क्या? क्वेश्चन नंबर 61 भी अपना क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 61? बताइए, मेन बात क्या है? OH और OMe में से माइनस आई किसका ज्यादा है? OMe, उसका एप्लीकेशन है। हम बस लिखते रहते हैं OH और OR में से किसका माइनस आई ज्यादा होता है? OR। लेकिन हम उस पर एक क्वेश्चन भी नहीं करते। चेक कर लो, एक क्वेश्चन भी नहीं किया होगा आपने। तो उस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। किसका है पेपर नेक्स्ट हमारे सामने? हम किस पर बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन पर। किस पर बात कर रहे थे? वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन। देखिए, अगर आपको स्टीरियो आता है ना भाई, तो बिंदास आप स्किप कर सकते हैं, मेरे को कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जब रिएक्शन मैकेनिज्म हो स्टार्ट, आगे बैठ जाना। लेकिन ऐसा नहीं है फिर आप जूते की तरह देखते रहो मेरी तरफ, क्योंकि स्टीरियो खत्म होने के बाद रिएक्शन मैकेनिज्म में फिर मैं दनादन स्टीरियो चलाऊंगा, पेन नहीं चलाऊंगा, सीधा आरएस निकालना हवा में सिखाऊंगा। चलिए, तो हम बात कर रहे थे रिप्रेजेंटेशन में, और सबसे पहले हमारे सामने कौन आ गया था? वेज एंड डैश। क्या आ गया था? वेज एंड डैश पर शायद हमारी चर्चाएं चल रही थी। मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करना चाहता हूं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। मैं जानना चाहता हूं कि आपने किस लेवल पर स्टीरियो को डील किया है। क्या इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं? कौन है जो इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन बता देगा? और ये क्या सही है, एक कार्बन पर दो वेज और एक कार्बन पर दो डैश, तो आरएस बताओ। या तो आर होगा या ऐसी होगा। ये देखो, ये तुम्हें स्टीरियो आती है, भाग्यशाली मैंने शुरू कर ली है। और इसमें अगर अपन बात करें तो आरएस बता सकते हो? इसमें आरएस बता सकते हो? इसमें तो राक्षस, ये दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम ही हैं मॉलिक्यूल। फिशर प्रोजेक्शन है वो। ये कौन सी प्रोजेक्शन है? फिशर। आज पता चलेगा। आधे ज्यादा तो ये सोचते रहते एक कार्बन पर दो डैश कैसे आ गए, एक कार्बन पर दो वेज कैसे आ गए। सब आएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हम वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन की बातें कर रहे थे। वेज एंड डैश के अंदर शायद मैंने आपको बताया था कि जो सॉलिड लाइन होती है दे आर इन द, एंड जो वेज होता है अवे फ्रॉम द सॉरी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर या आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर होता बना चुके थे, है कि नहीं है? चलिए, अब अपन थोड़ा सा मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। मॉलिक्यूल छोड़ के आ गया मैं, एक दौड़ के जाओ फैकल्टी रूम में, सेकंड फ्लोर। चलिए, अबे एक तो जा रहा है बेचारा। चलिए, इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे। ये हमारे सामने है। आप बताइए, क्या हम मॉलिक्यूल को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेज एंड डैश में? यही मॉलिक्यूल क्या ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? ध्यान से सुनना। ये हमारे सामने है वेज, और मैंने इस बार डैश को यहां दिखाया। कैसे दिखा सकते हैं? मतलब इधर भी दिखा लो और इधर भी दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे?
ये दोनों सेम है। वो कह रहा है ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है, राक्षस कुछ डिपेंड नहीं करता है। वेज के जस्ट पीछे क्या होता है, डैश। वेज के जस्ट पीछे क्या होता है, डैश। तो कभी भी डैश आपको दिखाई, क्लियर। तो हमें चाहे इसको यहां बना दे चाहे यहां दिखा दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है ये डैश कहां है, वेज के पीछे है। आप बताइए क्या वेज एंड डैश ऐसे बनाया जा सकता है? क्या वेज एंड कार से बनाया जा सकता है? पक्का? थोड़ी देर बाद हम इस मॉलिक्यूल को विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। क्या वेज एंड डैश इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है? क्या इस प्रकार से हम वेज एंड डैश बना सकते हैं? यस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और क्या हम वेज एंड डैश ऐसे भी बना सकते हैं? क्या हम वेज एंड डैश ऐसे भी बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, कद्दू बना सकते हैं। क्या दिक्कत है इसके साथ? दो चीजें होती हैं, ध्यान से सुनना। दो चीजें हमारे सामने रहेंगी। ये सॉलिड लाइन है, यस। सॉलिड लाइन में दो एंगल होता है, इंटरनल एंगल, क्या बोलते हैं, इंटरनल एंगल। और ये हमारे सामने कौन सा होता है, एक्सटर्नल। तो हमेशा ही जो वेज एंड डैश आते हैं वो एक्सटर्नल एंगल पर आते हैं, वो कभी भी इंटरनल पर नहीं आते हैं। वरना 109 का बॉन्ड एंगल कहां से बनाओगे? क्लियर। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 109, बाकी कहां एडजस्ट करोगे? तो हमेशा ही एक्सटर्नल एंगल के ऊपर दिखाई देते हैं आपको कौन, वेज एंड डैश। कई बात आपको क्लियर हुई? तो चाहे ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो, इनमें से कैसे भी दिखा दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो दिस इज जस्ट सिंपल वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट मान लीजिए हमारे सामने इथेन मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है, इथेन मॉलिक्यूल है। बताइए इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp3। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp3। अब अगर इस कार्बन की अपन बात करना चाहें तो ये पहला कार्बन हमारे सामने है, इस प्रकार से हमने बनाया है ये पहले कार्बन के ऊपर। बताइए ये सॉलिड वाली वी बन गई कि नहीं बन गई? दो वी बताई थी मैंने आपको। ये कौन सी वी है, सॉलिड। यहां पर कौन लगा हुआ है, हाइड्रोजन। यहां पर कौन लगा हुआ है, कार्बन। अब आप बताइए यहां पर एक कौन आएगा, वेज, और एक कौन आएगा, डैश। ये पहले कार्बन का टेट्राहेड्रल शेप हो चुका है। फिर अगर अपन बात करें दूसरे कार्बन, वहां पर भी क्या बनेगी, सॉलिड वी। गौर से देखिए, ये बन गई है सॉलिड, ये बन गई है सॉलिड। तो यहां पर भी कौन आएगा, वेज, और कौन आएगा, डैश। इस प्रकार से अब देखो यहां पर हमने डैश को पीछे दिखाया है, इसमें वेज से पहले दिखा दिया है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आप जानते हैं कि सर ये कैसे, हमने तो नॉर्मली इसको ऐसे पढ़ा है। नॉर्मली जब हम बनाते हैं तो सर हम इसको इस प्रकार से बनाते हैं। ऐसे बनाते हो कि नहीं बनाते हो? यहां पर क्या लगा देते हो, हाइड्रोजन। नॉर्मली आप इसको ऐसे देखते हैं बुक्स के अंदर। ये हमारे सामने वेज, ये डैश। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो ये हमारे सामने वेज और ये हमारे सामने क्या रहेगा, डैश। इनमें कोई फर्क नहीं है, केवल और केवल इस मॉलिक्यूल को आपने नीचे की तरफ क्या कर दिया, झुका दिया है। क्लियर। ये मॉलिक्यूल पहले कैसा था, ऊपर की तरफ टिल्टेड ऐसे है, इसको कैसे कर दिया है, ऐसे कर दिया है। तो ऐसे दिखने लग जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब गौर से देखना, ये दोनों की दोनों जो कंफर्मेशन है, ये वाली और ये तो एक ही मामला है। या फिर अगर अपन बात करना चाहें इस प्रकार से बना सकते हैं। ये देखो, ये जिसमें सॉलिड लाइन की तरफ आ रही है सेम साइड, देखिए दोनों सॉलिड लाइन किधर है, सेम साइड। नीचे वाले में भी दोनों सॉलिड लाइन कहां है, सेम साइड। जब दोनों सॉलिड लाइन किधर आती हैं, सेम साइड, तो वो कंफर्मेशन कौन सी बनकर आती है, एक्लिप्स। तो ये हमारे सामने बनकर आई है एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। क्या बनकर आई है, एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन हमारे सामने बनकर आई है। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? दोनों सॉलिड लाइन किधर हैं, सेम साइड। बेटा ये E2 में बहुत एलिमिनेशन करवाने में प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिस बनेगा, ट्रांस बनेगा, बिना स्टीरियो के आगे नहीं। तो दोनों सॉलिड लाइंस किधर हैं, सेम लाइन। अगर अपन बात करें सॉलिड किसकी, लाइंस की, सॉलिड लाइंस सेम साइड किधर आ जाते हैं, सेम साइड। इसका मतलब वो कौन सा रहेगा, एक्लिप्स्ड। कौन सा रहेगा, एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन हमारे सामने रहने वाला है। धन्यवाद। और अगर अपन बात करना चाहें दोनों सॉलिड लाइन कहां चली जाएं, अपोजिट साइड। ध्यान से सुनते रहें, दोनों सॉलिड लाइन किधर चली जाएं, अपोजिट साइड। तो उस केस में ये जो कंफर्म बनकर आएगा, ये कौन सा बनकर आएगा, स्टैगर्ड। अभी मैं आपको सारा बनाना सिखाऊंगा। इस पर तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वेज एंड डैश के अंदर स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड कैसे देखते हैं, अगर दोनों सॉलिड लाइन किधर हैं, सेम साइड, तो एक्लिप्स्ड। और दोनों सॉलिड लाइन कहां पर हैं, अपोजिट साइड। कहां पर देखना पड़ेगा, सॉलिड लाइंस। अगर सॉलिड लाइंस किधर हैं, अपोजिट साइड,
ऑपोजिट साइड। तो उस केस में ये कौन सी कंफर्मेशन रहेगी? स्टैगर्ड। ये कौन सी कंफर्मेशन रहेगी? स्टैगर्ड कंफर्मेशन हमारे सामने रहेगी। लेकिन सर आपने बताया नहीं कंफर्मेशन क्या होता है। आप थोड़ा सा पढ़ा लिखे इसलिए मैंने कंफर्मेशन वर्ड अभी से इस्तेमाल में ले लिया है, वरना मैं कंफर्मेशन आपको पूरा बताने वाला हूं। चलिए एक बार मॉलिक्यूल को विजुअलाइज करते हैं, फिर आप छापना शुरू करेंगे जो मैंने लिखा है। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इसकी। देखिए ये मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार से है, गौर से देखिए। ये मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार से है। तो यहां से जब आप देख रहे हैं, मैं भी आप ही की साइड से देख रहा हूं, तो जो पर्पल और जो ब्लू है वो हमसे सेम डिस्टेंस पर है। गौर से देखिए कहां पर है? सेम डिस्टेंस पर है कि नहीं है? लेकिन रेड, रेड हमारी तरफ आ रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और अगर अपन बात करना चाहें येलो, येलो हमसे दूर जा रहा है। दिस इज वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन। इन दोनों का प्लेन क्या है? सेम। और इन दोनों का प्लेन क्या है? सेम। ये देख लीजिए दोनों कौन से प्लेन में है? हॉरिजॉन्टल में। ये दोनों किसके अंदर हैं? वर्टिकल। तो ये जो सॉलिड लाइन बनती है उसका प्लेन क्या होता है? सेम। वेज एंड डैश का प्लेन क्या होता है? सेम। बट दोनों का प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। बट दोनों का प्लेन एक दूसरे के क्या होता है? परपेंडिकुलर। यू गॉट द पॉइंट? तो वेज डैश के अंदर दो वी बनती है, एक बनती है वेज एंड डैश से, एक बनती है सॉलिड से। सॉलिड वेज एंड डैश का प्लेन सेम, लेकिन दोनों का प्लेन आपस में परपेंडिकुलर। तो आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे देख रहे हैं, जो बिल्कुल सामने से देखेंगे ना उनको केवल और केवल रेड दिखाई देगा। जो बिल्कुल सामने से दिखेंगे उनको क्या दिखाई देगा? केवल रेड। क्योंकि रेड के जस्ट पीछे क्या है? येलो। येलो विजिबल नहीं होता है। तो आप चाहो तो डैश को ऐसे दिखा दो, चाहो तो डैश को ऐसे दिखा दो, कोई, बिकॉज डैश आपको कभी विजिबल नहीं है। सर आप बताइए ये कैसे दिखाया आपने? इस मॉलिक्यूल को कैसे देखोगे? इस मॉलिक्यूल को आपने ऐसे देखा, देखो वही मॉलिक्यूल है कि नहीं? बताओ, येलो वेज, रेड क्या हो गया? डैश। और ये दोनों क्या है? सॉलिड है। एक मिनट सर, ये कैसे देखा है? येलो, ये क्या है? वेज, ये क्या है? डैश। इट इज जस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्या आपने मॉलिक्यूल को कैसे देखा है? डिफरेंट। ये देखो सामने से देखो, अब डस्टर में आपको केवल ये पार्ट दिखाई दे रहा है। ये देखो अब केवल ये पार्ट दिखाई दे रहा है। अब देखो ये भी दिख रहा है कुछ कुछ, ये भी दिख रहा है। तो ये तो ऑब्जर्वेशन है कि आप व्यू कैसे कर रहे हो किस मॉलिक्यूल को। ध्यान से सुनते रहेंगे। अब हम बात करते हैं दो कार्बन वालों में। किसमें बात करते हैं? दो कार्बन वालों में। गौर से देखिए ये मॉलिक्यूल इनफैक्ट ऐसे, ये रहा हमारे सामने। अगर अपन देखें, ध्यान से देखें, तो आपको ये येलो वाले जो हैं कहां दिखाई दे रहे होंगे? वेज, टुवर्ड्स यू। एंड पर्पल वाले कहां पर हैं? डैश, अवे फ्रॉम यू। ये है रियल मॉलिक्यूल। देखो ऐसे, क्लियर? तो इसी मॉलिक्यूल को अगर आप ऐसे कर दोगे तो ये जो बना हुआ है ऐसे दिखाई दे जाएगा। तो नॉर्मली आप इसको ऐसे ना बनाकर कैसे बनाते हो? ऐसे। तो ये जो कार्बन ऐसे है उसको कैसा कर दिया आपने? सीधा कर दिया। ये लो, अब इसकी तरफ देखो। सबसे पहले देखो येलो वाले कहां पर हैं? वेज पर, टुवर्ड्स यू। पर्पल कहां पर है? डैश पर, अवे फ्रॉम यू। और जो रेड मैंने पकड़ रखा है वो रेड ना आपसे दूर है ना आपसे नजदीक है। ये रेड वाले किस पर हैं? सॉलिड लाइन पर। किस पर हैं? सॉलिड लाइन पर। यू गॉट द पॉइंट? अब देखो एक्लिप्स के अंदर क्या होता है, जो सॉलिड लाइन होती है वो सेम साइड होंगी। ये देखो ये हमारे सामने कौन सी है? सॉलिड। दोनों कहां पर होंगी? सेम साइड। और एक्लिप्स का एक फंड क्या मिलेगा? बॉन्ड। ये देखो येलो के पीछे येलो, रेड के पीछे रेड, पर्पल के पीछे पर्पल। सेम कलर हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बॉन्ड के पीछे क्या मिलेगा? बॉन्ड। इसे एक्लिप्स बोलते हैं। ये एक तरीके की एक्लिप्स है। नीचे जो बनी हुई है वो ऐसी है। ये देखिए वेज, ये क्या है? डैश, ये क्या है? वेज। और ये सॉलिड लाइन है। क्या है? सॉलिड लाइन। तो जब दोनों सॉलिड लाइन एक साइड आती है, जैसे रेड, दोनों कहां पर हैं? सेम साइड। इट रिप्रेजेंट्स द एक्लिप्स कन्फर्मेशन। इट रिप्रेजेंट्स द एक्लिप्स कन्फर्मेशन। यू गॉट द पॉइंट? चलिए अगर अपन बात करें सर इसमें कैसे बात कर रहे हो, देखो इसमें अगर अपन बात करना चाहें तो ये ऐसे है। गौर से देखिए, दोनों रेड पर फोकस कीजिए, जो सॉलिड लाइन बना रहा है रेड पर फोकस कीजिए। रेड, बताइए रेड दोनों सेम साइड है कि अपोजिट? अपोजिट साइड। रेड जब स्टैगर्ड होता है तो उनके बीच में डाईहेड्रल एंगल होता है 180 का। कितना होता है? 180 का। रेड और रेड के बीच में डाईहेड्रल एंगल कितना है? 180। येलो और येलो के बीच में कितना है? 180। पर्पल एंड पर्पल के बीच में कितना है? 180। सो दिस इज द स्टैगर्ड कंफर्मेशन। दिस इज द स्टैगर्ड कंफर्मेशन। सर यही बनेगा क्या? नहीं, येलो ये भी तो स्टैगर्ड है।
देखो दोनों रेड क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। अपने आप सोचो, कभी भी वेज एंड डैश इंटरनल एंगल पर आ ही नहीं सकते। ये दो देखो कौन सा एंगल है, इंटरनल। कहां पर है वेज एंड डैश, एक्सटर्नल। ये कौन सा एंगल अगर आप देख पा रहे हो तो इंटरनल, ये कहां पर है, एक्सटर्नल। तो ये हमारे सामने स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है। कौन सी कन्फर्मेशन है, स्टैगर्ड। सॉलिड लाइन अगर कहां पर है, ऑपोजिट साइड। दोनों सॉलिड लाइन कहां पर है, ऑपोजिट साइड। तो वेज एंड डैश में वो स्टैगर्ड को रिप्रेजेंट करता है। और दोनों सॉलिड लाइन किधर हैं, सेम साइड। तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्लिप्स। क्या पता कितना आसान क्वेश्चन बना दे कि इन विच ऑफ द स्ट्रक्चर इथेन इज रिप्रेजेंटेड इन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। आधी जनता निकल लेगी, क्योंकि न्यूमैन और सोहर्स में तो हम जानते हैं कैसे बात करनी है, लेकिन हम कभी नहीं देखते किसके अंदर, वेज एंड डैश। और वो सबसे बेसिक है। SN2 यहीं पे पढ़ी जाएगी, E2 पूरी यहीं पढ़ी जाएगी। क्लियर, छापिए, आगे बढ़ूंगा। ये एक 3D रिप्रेजेंटेशन है। कैसा रिप्रेजेंटेशन है, 3D। ऑनलाइन वालों तुम्हें से कोई है जिसके सारे क्वेश्चन सही हो गए हों? उससे फर्क भी नहीं पड़ता, देखकर भी नहीं बनेंगे। जो मैंने क्वेश्चन दिए आप ले आओ कहीं से भी, किस मिलेंगे नहीं। उधर भी एक जनाब है, अब्दुल जी, कह रहे हैं कि सर हमारे सारे सही हैं। अब कितना सच बोल रहा है ये जाने। जल्दी सुलटाओ। इंटर कन्वर्जेंस में हम पहले करेंगे, इंटर कन्वर्जेंस पहले कर देंगे। जो मुश्किल चीजें पहले सुलटाएंगे, क्योंकि फिर आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि फिशर के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं देखते हैं, बोलना ही नहीं पड़ेगा मुझसे। क्योंकि अगर आप फिशर पढ़ चुके होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री की बातें करना पूर्णतः क्या है, मूर्खता है। जब आप चीज को समझ जाते हैं तो फिर आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, वरना आपको याद रखना पड़ता है कि फिशर में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं देखते, फिशर में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं देखते। तो ये सारी वेज एंड डैश हैं। बस मॉलिक्यूल को देखा कैसे गया है, मॉलिक्यूल को देखा कैसे गया है, सारे देखना, देखने के तरीके बताएंगे। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा सोहर्स प्रोजेक्शन। सोहर्स कौन था, साइंटिस्ट, बहुत बढ़िया, राक्षस। सोहर्स ने सर ये बताया, सोहर्स नहीं वो बताया। सोहर्स एक टूल होता है राक्षसों, ऐसे ही डो ने ये बताया। डो केमिकल इंडस्ट्री है, डो क्या है, केमिकल इंडस्ट्री है। अपनी जनरल नॉलेज ही बहुत कम है, अपने को लगता है नाम आया है तो साइंटिस्ट का ही होगा। गूगल करके देखो सोहर्स क्या होता है। कभी अगर आप पार्क में गए हो तो आपको वहां दिखाई देता है सीसो टाइप। सुलटा दिया है क्या? नेक्स्ट हमारे सामने आएगा सोहर्स प्रोजेक्शन। दिस इज प्रोजेक्शन। ये क्या है, प्रोजेक्शन। सोहर्स प्रोजेक्शन की हम बात यहां पर करने वाले हैं। जल्दी से सुलटाइए। पहले मैं आपको सोहर्स प्रोजेक्शन बनाना सिखाऊंगा, क्लियर। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मॉलिक्यूल को कैसे व्यू किया गया है, किस एंगल पर मॉलिक्यूल को व्यू किया गया है। पहले मैं आपको क्या सिखाऊंगा, बनाना। स्टैगर्ड और एक्लिप्स पहचानना सिखाऊंगा मैं आपको, उसके बाद बातें आगे बढ़ेंगी।
एनसीईआरटी ने भी इस पर खूब सारी बातें की है। एनसीईआरटी ने सोहर्स न्यूमैन दोनों लिखे हैं और तबीयत से लिखे हैं, कहीं कोई कटौती नहीं की है। जितना लिखा है ना एनसीईआरटी ने वो खतरनाक तरीके पे लिखा है, या तो उसने लिखा ही नहीं, थ्योरी में लिखा नहीं, पीछे इन टेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर ली या एक्सरसाइज के क्वेश्चन में बात कर ली, वो बिना लिखे भी बात कर लेता है कई बार। सुलटा दिया है क्या? चलिए वो रहने देना, फ्लोरीन वाला तो अभी आएगा, परेशान होना नहीं है, फिशर प्रोजेक्शन में आ जाएगा। देखिए सोहर्स प्रोजेक्शन में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, सोहर्स प्रोजेक्शन में ऐसे आपको क्या बनानी है, वाई, क्या बनानी है, वाई। क्लियर? यहां पर ये उल्टी वाई है, एंगल कितना रहेगा हमारे सामने, 120। कितना रहेगा ये, 120। ये जो एंगल रहने वाला है ये एंगल कितना रहेगा, 120। इन तीनों लाइंस के बीच में जो एंगल रहेगा वो 120 रहेगा। बनाने का तरीका सोहर्स प्रोजेक्शन में, देखिए सबसे पहले मान लीजिए आपने ऐसी वाई बना दी है, कैसी वाई बना दी है, उल्टी। क्लियर? तो इस प्रकार से बनाकर और आपको एक तिरछी लाइन खींचनी है। कैसी लाइन खींचनी है, तिरछी। ये लाइन नॉर्मली थोड़ी सी लंबी खींची जाती है। क्लियर? उसके बाद यहां पर भी वैसी ही वाई बना दीजिए, दोनों क्या बना दीजिए, सेम। ये देखिए पीछे भी कैसी वाई है, उल्टी, और आगे भी कैसी वाई है, उल्टी। मान लीजिए हमें इथेन को लिखना है, किसको लिखना है, इथेन को उसके अंदर लिखना है, तो किस प्रकार से लिखेंगे, ये जो कार्बन आपके सामने रहता है इसे हम कौन सा कार्बन बोलते हैं, फ्रंट। कौन सा कार्बन बोलते हैं, फ्रंट कार्बन के नाम से इसको जाना जाता है। और किससे लिखा जाता है, डॉट से। ये देखिए ये कार्बन है, किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बन को। और ये जो आपके सामने है ये भी कार्बन है, ये कौन सा कार्बन होता है, बैक कार्बन। ये कौन सा कार्बन होता है, बैक कार्बन होता है। फ्रंट हो या बैक हो, किससे लिखा जाएगा, डॉट से। अब आप देखिए ये जो आपने बॉन्ड दिखाया है ये वाला, ये कार्बन कार्बन और का सिंगल बॉन्ड है, इसे आपने बोला है फ्रंट कार्बन, और इसे आपने क्या बोला है, बैक कार्बन। आप बताइए इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3। तो ये तीनों हाइड्रोजन आपको यहां पर टिका देने हैं ऐसे। ये तीनों हाइड्रोजन फ्रंट कार्बन पर 3 हाइड्रोजन टिका दिए, बैक कार्बन पर भी कितने हाइड्रोजन हैं, 3। तीनों हाइड्रोजन आपको यहां पर टिका देने हैं। ये हमारे सामने एक कंफर्मेशन तैयार हो गई है। ये मॉलिक्यूल को व्यू कैसे किया गया वो मैं बाद में बताऊंगा। अब दोनों वाई जब एक जैसी बनती है ना तो यहां एक्लिप्स्ड होता है, क्या होता है, एक्लिप्स्ड। सर ऐसा ही बनाना जरूरी है क्या, नहीं। मान लीजिए सर अगर आपने बोला है दोनों वाई सेम बनानी है, तो ये कैसी बनाई है, सुल्टी। अब देखो एक तिरछी लाइन खींच दी यहां पर, यस। दूसरी वाई भी यहां पर कैसी बना दीजिए, सुल्टी। ये लीजिए ये हमारे सामने बनकर तैयार है। ये कौन सा कार्बन रहेगा, फ्रंट। ये कौन सा कार्बन रहेगा, बैक। बताइए फ्रंट कार्बन पर क्या आएंगे, तीनों के तीनों हाइड्रोजन्स। बैक कार्बन पर तीनों के तीनों क्या आएंगे, हाइड्रोजन्स। जब दोनों वाई एक जैसी बनी होती हैं तो इसे हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। क्या बोलते हैं, एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन के नाम से जानते हैं। दोनों वाई एक जैसी मतलब एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। यू गॉट द पॉइंट। चलिए अभी हम स्टैगर्ड बनाना सीखेंगे, बहुत आसान है। पहले हम बनाना सीख रहे हैं, फिर मैं आपको मॉलिक्यूल को व्यू करना भी सिखाऊंगा कि मान लीजिए आपने सबसे पहले पीछे वाली जो वाई बना दी है सुल्टी, तो सामने वाली वाई कैसी बनानी पड़ेगी आपको, उल्टी। ये लो एक सुल्टी और एक उल्टी। बताइए यहां पर ये कौन सा कार्बन है, फ्रंट। ये कौन सा कार्बन है, बैक। क्या लगा दो, इथेन बनाना है तो हाइड्रोजन्स। कार्बन नहीं लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, डॉट। तो यहां पर हाइड्रोजन्स लगा दीजिए। बताइए कौन सी कंफर्मेशन है, दिस इज द स्टैगर्ड कंफर्मेशन। क्या ऐसे ही बनाई जा सकती है, नहीं नहीं, ये किसने बोला है। मान लीजिए पीछे वाली वाई आपने कैसे बना दी है, उल्टी, तो अब सामने वाली कैसी बनानी पड़ेगी हमें, सुल्टी। लीजिए बताइए कौन सी दिक्कत की बात है। क्लियर? क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन्स हाइड्रोजन्स। यहां पर इन तीनों लाइंस के बीच में ये एंगल कितने का है, 120 का। मैं बताऊंगा ये 120 कहां से आया, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये कौन सी कंफर्मेशन हमारे सामने रहने वाली है, इन्हें हम बोलते हैं स्टैगर्ड कंफर्मेशन। भाई आप जानते हैं एनसीईआरटी में लिखी हुई कोई भी लाइन हमसे पूछी जा सकती है, कोई भी लाइन पूछी जा सकती है, और उसने दोनों बनाकर दिखा रखे हैं, स्टैगर्ड भी और एक्लिप्स भी। किसके अंदर, सोहर्स प्रोजेक्शन में। पहले तो जो बना हुआ है वो हमें पहचान में आना चाहिए। क्लियर? फिर मैं आपको बताऊंगा कि मॉलिक्यूल को कैसे व्यू किया गया है, पहले यहां तक छापेंगे जल्दी से। बहुत आसान है, एक ही मॉलिक्यूल को अलग अलग तरीके से देखा जाता है, बहुत ही आसान है। बहुत आसान है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं।
आंसर के साथ दे दिए, कुछ के नहीं दिए, टोटोमर्स के। बढ़िया क्वेश्चन है एक तो, कि बताइए किसका मतलब मोर स्टेबल वाला इनोल बनाना है। तो जब भी हम बोलते हैं कि इनोल कीटो से ज्यादा स्टेबल है, तो कौन सा इनोल मोस्ट स्टेबल? बना दिया है क्या सबने? अब सुलटा है क्या? अपन स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स पहचान लेंगे कि नहीं पहचान लेंगे? क्योंकि ईटो में काम आएंगे एलिमिनेशन में, क्योंकि ईटो एलिमिनेशन इज ट्रांस एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन। तो हमें लिविंग ग्रुप को और हाइड्रोजन को एंटी पोजीशन पर ले जाना पड़ेगा, और जब तक हम एंटी पोजीशन जानेंगे नहीं तब तक हम कैसे बात कर सकते हैं? तो लिखिए इसके अंदर पहला पॉइंट, फ्रंट एंड बैक कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। फ्रंट एंड बैक कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। फ्रंट एंड बैक कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। किसे रिप्रेजेंट किया जाता है? डॉट से। नेक्स्ट, all atoms are staggered as well as in eclipsed conformation. All atoms are visible. All atoms are visible in staggered as well as in eclipse conformation. स्टैगर्ड में और एक्लिप्स में, दोनों में सारे एटम क्या रहते हैं? विजिबल। क्लियर? देखो सारे एटम आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब मॉलिक्यूल को देखने की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? देखने की। ध्यान से देखिए, अगर ये हमारे सामने मॉलिक्यूल दिया हुआ है इस तरीके से, अगर मैं आपको ये मॉलिक्यूल ऐसे दिखाऊं आपके रिस्पेक्ट में, तो ये आपको मॉलिक्यूल अब वेज एंड डैश में दिखेगा। किस में दिखेगा? वेज एंड डैश में। जो मैंने एटम पकड़ रखे हैं येलो, वो आपसे सेम डिस्टेंस पर है। क्लियर? रेड आपकी साइड है, वेज है, और पर्पल आपसे दूर है, डैश है। इसी को अगर मॉलिक्यूल को ऐसे ऑब्जर्व करोगे तो ये वेज एंड डैश में दिखेगा। इसी मॉलिक्यूल को जब आप ऐसे ऑब्जर्व करते हो, कहां से? यहां से, जैसे आप हो, मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं। सो दिस इज सोहर्स प्रोजेक्शन। देखिए ये वाला जो एटम है कहां होना चाहिए? थोड़ा सा ऊपर। ये कहां होना चाहिए? नीचे। और आप कहां से व्यू कर रहे हैं? जहां पर मेरा हाथ है, यहां पर आपकी आंखें, यहां से जब मॉलिक्यूल को आप व्यू करेंगे तो ये आपको कैसा दिखाई देगा? सोहर्स प्रोजेक्शन। कैसा दिखाई? प्रोजेक्शन में दिखाई देगा। ऐसे देखोगे तो किस में दिखाई देगा? वेज एंड डैश। ऐसे करके देखोगे तो किस में दिखाई देगा? सोहर्स। देखिए ये एटम दिख रहा है तुम्हें? यस। ये एटम भी दिख रहा है? यस। इसके भी एटम दिख रहे हैं? यस। और पीछे वाले की भी एटम दिख रहे हैं? यस। एग्जैक्टली ये हमारे सामने क्या है? विजिबल। लेकिन सर ये आपने 120 का रायता क्या फैला दिया है? चलिए इसको भी समझते हैं। सबसे पहले गौर से देख, ये क्या है? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होती है? इमेज। मान लीजिए ये आपके सामने टेट्राहेड्रल है। कैसा है? टेट्राहेड्रल। ये मानो टेट्राहेड्रल है कि नहीं है? अब टेट्राहेड्रल में मैंने आपको इसको ऐसे दिखाया है, आपको ये सामने से दिख रहा है, और इसकी आपको क्या लेनी है? इमेज। क्या लेनी है? इमेज। ये रहा। देखिए मैं बोलता हूं कि इस पर आप लाइट डालिए। क्या डालिए? लाइट। राइट नाउ द एंगल इज 109। एंगल इज 109। एंगल इज 109, और एक पीछे भी है 109 के। तो अगर अपन पूछना चाहें कि बताइए आप इसकी इमेज बनाइए तो कैसे बनेगी? ये किस में है मॉलिक्यूल? 3D में। और इमेज किस में जाएगी? 2D में। जरा इमेजिन करो मेरे हाथ पर, जब इसकी इमेज बनेगी तो कैसी बनेगी? आप बताइए, क्या ये जो एटम्स आपकी तरफ आते हुए यूं दिख रहे हैं, क्या इमेज में भी ऐसे दिखेंगे? या क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन। यानी कि जब आप इसकी इमेज बनाओगे ना तो आपको ऐसा दिखाई देगा। एक तो स्ट्रेट लाइन, येलो एटम कहां दिखाई देगा? ये रहा। उसके बाद पर्पल वाला कहां दिखाई देगा? ये रहा। उसके बाद रेड वाला कहां दिखाई देगा? ये रहा। ये देखो, इसकी इमेज हमारे सामने ये बनकर आएगी, आप चेक कर सकते हो।
दिस इज द इमेज। तो ये जो आपका 120 है, दिस इज नॉट द बॉन्ड एंगल, दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। 109 को जब आप प्रोजेक्ट करेंगे तो वो 120 पे चला जाता है। कितने पे चला जाता है? 120 पे। आप इमेजिन कीजिए, ध्यान से सुनना, बिल्कुल तबियत से। अगर मान लीजिए आपके सामने ये दिया हुआ है, एक इंग्लिश का अल्फाबेट भी बना हुआ है, बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? बताइए इन दोनों के बीच में एंगल क्या अभी 180 दिखाई दे रहा है आपको? कुछ भी हो, 180 तो नहीं है। अज्यूम कर लेते हैं कि इनके बीच में एंगल कितना है? 120। कितना है? 120। मैं बोलता हूं बेटा इस पर सामने से लाइट मार। क्या मार? सामने से लाइट मार और इसकी इमेज बना। बता इमेज कैसी बनेगी? स्ट्रेट लाइन। एंड यू विल फाइंड एंगल कितना? 180। तो ये 120 क्या है? बॉन्ड एंगल। और 180 क्या आएगा? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। 180 क्या आएगा? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये आपने मॉलिक्यूल को प्रोजेक्ट कर रखा है। क्या कर रखा है? प्रोजेक्ट। बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं, सर ये 120 कैसे हो सकता है? कार्बन तो sp3 है। अबे ये बॉन्ड एंगल नहीं है, दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और एनसीईआरटी ने साफ लिखा है कि इन लाइंस के बीच में एंगल 120 होता है। कितना होता है? 120। कुछ लोग तो इसको मानने के लिए तैयार नहीं होते कि 120 थोड़ी हो सकता, चाहे कुछ भी हो। मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल नहीं है, मॉलिक्यूल की इमेज है। ये मॉलिक्यूल की क्या है? इमेज। और जिसे आप बॉन्ड एंगल समझ रहे हैं, दैट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। वो क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। यू गॉट द पॉइंट? किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी इसको समझने के लिए? पहला क्वेश्चन, क्या हम देखकर ये बता सकते हैं कि वो स्टैगर्ड है या एक्लिप्स है? यस। दूसरा, क्या हमें कभी कंफ्यूजन होगा कि 120 क्यों लिखा गया है? यस। ये बॉन्ड एंगल नहीं है, दिस इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने आएगा न्यूमैन प्रोजेक्शन। कौन सा आने वाला है? न्यूमैन। बिल्कुल इस जैसा ही है, देखने का तरीका सबका अलग अलग है, आप जानते हैं। नंबर 3 हमारे सामने आने वाला है न्यूमैन। वहां पर अलग अलग होते हैं, न्यूमैन, ओल्ड मैन। अपने मैन नहीं होते हैं। कौन होते हैं? मान, बब्बू मान, शहरी मान, शक्तिमान। हाँ, न्यूमैन प्रोजेक्शन। सब अपने अपने इंटरेस्ट बता रहे, राक्षस। न्यूमैन प्रोजेक्शन, ध्यान से सुनना। सबसे पहले इसके बारे में अपन बात करना चाहते हैं। इसको समझा देता हूं पहले, फिर आपको बड़ी आसानी से चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिएगा, इसी मॉलिक्यूल पर हम ढेर सारी बातें करेंगे। सेम क्या है? मॉलिक्यूल। ऐसे देखो मॉलिक्यूल को, बताइए ये कैसे दिखाई दे रहा है आपको? वेज एंड डैश। इसी को यहां पर जाकर टिल्ट करके देखो, यहां पर ये क्या है? सॉहर्स। और इसी को ही बोलता है ऐसे मत देख, सामने से देख। दिस इज द न्यूमैन, दिस इज द न्यूमैन। ये तो न्यूमैन में दिख रहा है। अब इसकी क्या लेनी है? प्रोजेक्शन, मतलब इमेज। क्या लेनी है? इमेज। अब जो लोग बिल्कुल ठीक इसके सामने बैठे हैं, बिल्कुल ठीक जो मेरे सामने बैठे हैं, मॉलिक्यूल को सामने से ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो ईमानदारी से कितने कार्बन ब्लैक वाले दिख रहे हैं तुम्हें? ब्लैक वाला एटम कितना दिख रहा है? एक। रेड वाला भी कितना दिख रहा है? एक। ये दिख रहा है, ये उसके पीछे है। पर्पल वाला भी कितना दिख रहा है? एक। एक उसके क्या है? पीछे। तो इसे बोलते हैं एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, एक दूसरे के पीछे छिप जाना। क्लियर? सामने वाले रेड के पीछे पीछे वाला रेड है, सामने वाले पर्पल के पीछे पीछे वाला पर्पल है, और येलो के पीछे येलो है। इसे बोलते हैं एक्लिप्स कन्फर्मेशन। क्या बोलते हैं? एक्लिप्स। न्यूमैन जब एक्लिप्स में बनता है तो आपको केवल और केवल फ्रंट कार्बन और उस पर लगे हुए एटम्स ही विजिबल होते हैं, बाकी कुछ नहीं दिखता है। ये कार्बन और इस पर लगे हुए 3 एटम्स ही क्या देखते हैं? विजिबल होते हैं, बाकी कुछ नहीं दिखता है। क्या ये कार्बन कार्बन बॉन्ड जो कनेक्ट कर रहा है दिखाई देगा? नहीं। पीछे वाले दिखाई देंगे? नहीं। ये पहला तरीका है एक्लिप्स का। दूसरा एक्लिप्स कैसे बन सकता है आप जानते हैं? ये लो, ये कौन सा है? दूसरा एक्लिप्स। क्लियर? इसमें भी केवल आपको फ्रंट दिखाई देंगे, बैक दिखाई नहीं देंगे। अब अपन बनाते हैं स्टैगर्ड। स्टैगर्ड का मतलब समझते हो? बॉन्ड के बीच में बॉन्ड। ये देखो, अब आप जब सामने से, बिल्कुल जो सामने से देख रहे हैं, उसको कितने एटम्स दिखाई दे रहे हैं? ईमानदारी से, बिल्कुल सामने से कितने दिखाई देंगे? 7। ये 6 बोले, उन्होंने अपना खुद का दिमाग लगाया है। ये दिखाई देगा? यस। दिखाई देगा? यस। दिखाई देगा? यस। दिखाई देगा? यस। सामने वाले कितने दिखाई देंगे? 4। और पीछे वाले कितने दिखाई देंगे? 3। क्या इसके अंदर भी आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखेगा? नहीं दिखेगा। चाहे स्टैगर्ड हो चाहे एक्लिप्स हो, न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड विजिबल होता ही नहीं है। ये कौन सा है? स्टैगर्ड। देखो, येलो के अपोजिट येलो, पर्पल के अपोजिट पर्पल, रेड के अपोजिट रेड। इसे बोलते हैं हम स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। बॉन्ड के बीच में बॉन्ड होता है स्टैगर्ड में। गौर से देखिए, सामने वाले पर्पल और येलो के बीच में पीछे से क्या है? रेड। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इधर रेड और येलो के बीच में पीछे वाला क्या है? पर्पल। आगे पर्पल और रेड के बीच में कौन है? येलो।
इधर देखो पीछे रेड, पर्पल और रेड के बीच में कौन है सामने वाला, येलो। तो जब बॉन्ड के जस्ट बीच में बॉन्ड आता है तो उसे हम बोलते हैं स्टैगर्ड। क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड। और बॉन्ड के पीछे बॉन्ड आता है तो उसे क्या बोलते हैं, एक्लिप्स। अगर आप न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये कौन सा है, एक्लिप्स। अब आप इस पर लाइट डालिए सामने से, क्या डालिए, लाइट। आपको एक सिंगल वाई बनती हुई दिखाई देगी, केवल एक सिंगल वाई बनती हुई दिखाई देगी। ऐसे डालोगे तो भी एक सिंगल वाई बनती हुई दिखाई देगी। ये कैसी दिखाई देगी, सुलटी। और ये कैसी दिखाई देती, उल्टी, है कि नहीं है। अगर मान लीजिए आप स्टैगर बनाना चाहते हैं तो ये लो। अब जब आप इस पर लाइट डालोगे तो आपको दो वाई बनती हुई दिखाई देंगी, सामने वाली उल्टी और पीछे वाली एक वाई उल्टी और एक सुलटी, स्टैगर्ड। क्लियर। ऐसा जरूरी है क्या, नहीं, इस प्रकार से बना सकते हो। ये लो, अब सामने वाली वाई कैसी है, सुलटी, और पीछे वाली वाई कैसी है, उल्टी। सेम टू सेम ये क्या होता है, सौहर से होता है। गौर से देख, मॉलिक्यूल को ऐसे देखा जाता है, न्यूमैन में ऐसे देखा जाता है। बस ये बॉन्ड जो है ये विजिबल नहीं रहता और पीछे वाला बैक कार्बन विजिबल नहीं होता। अगर मैं इसी के अंदर, ध्यान से सुनो, ये हटा दूं, क्लियर, और इसको उठा के इसके ऊपर रख दूं, ये बन जाएगा। इस मॉलिक्यूल को यहां से पकड़ूं और यहां सीधा कर दूं तो आपको केवल ये दिखेगा, ये वाला बॉन्ड नहीं दिखेगा, पीछे वाला भी नहीं दिखेगा। इसे ही हम बोलते हैं क्या, न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाने का बहुत सिंपल सा फंडा होता है। बताइए, फ्रंट कार्बन को तो कैसे दिखाते हैं, डॉट से। ये रहा फ्रंट कार्बन जो कि विजिबल रहेगा। इस पर लगे हुए बॉन्ड को किससे दिखाएंगे, वाई से, ऐसे। ये देखो सामने से आपको ऐसा ही दिखाई देगा, यस। इनके बीच में एंगल कितना रहने वाला है, 120। क्या ये बॉन्ड एंगल है, नहीं, दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। कितने का रहेगा इनके बीच में, 120 का। यू गॉट द पॉइंट। चलिए, ये फ्रंट कार्बन हो गया। बैक कार्बन जो कि आपको कभी नहीं दिखेगा, बैक कार्बन कभी नहीं दिखेगा, चाहे स्टैगर्ड हो चाहे एक्लिप्स हो। किससे दिखाया जाएगा, सर्कल से। और इस पर भी लगे हुए हमें बॉन्ड ऐसे दिखाने, बैक कार्बन के बॉन्ड कहां से शुरू करेंगे, सर्कल से। ये हमारे सामने हाइड्रोजन से, अगर अपन किससे समझ रहे हो, इथेन से। मान लीजिए हम किसका कंफर्मेशन बना रहे हैं, इथेन का। तो ये हमारे सामने रहेगा, कार्बन बोलते हैं फ्रंट। ये फ्रंट कार्बन है। अब ये नहीं लिखवाऊंगा भाई, फ्रंट कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, ये डॉट से बना के तो दिखा दिया। ये कौन सा कार्बन रहेगा, बैक, एंड बैक कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। बैक कार्बन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। दोनों को एक साथ अगर बनाना चाहें, मान लीजिए मैं एक्लिप्स बनाना चाहता हूं तो ये कौन सा आ गया हमारे सामने, फ्रंट। क्लियर, इथेन का बनाना है तो ये हमारे सामने कौन सा कार्बन है, फ्रंट। और ये कौन सा कार्बन मान लेते हैं, बैक। तो बताइए, फ्रंट कार्बन पर तीन क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन। क्लियर, बन गया बनने को तो, क्योंकि सामने से देखोगे तो बस यही दिखाई देगा तुम्हें, एटम। लेकिन हमें पता बताना तो पड़ेगा। तो यहां से शुरू करना है, सर्कल से, ऐसे। और बैक कार्बन के बॉन्ड भी सर्कल से ही बनाने हैं। ये लीजिए यहां पर। अब बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि सर मैं ये वाला इधर बनाऊं उधर अबे किधर बना दे, ये जो सर्कल से इधर बना दे उधर बना दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है ये है तो इसके पीछे, ये तो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम नहीं दिखाएंगे तो दिखेगा ही नहीं। यू गॉट द पॉइंट। कौन सी कंफर्मेशन है, एक्लिप्स। कौन सी कंफर्मेशन है, एक्लिप्स। फ्रंट कार्बन इज विजिबल, बैक कार्बन इज नॉट विजिबल। और फ्रंट और बैक के बीच में जो बॉन्ड है वो कभी विजिबल नहीं होगा। एक तरीका। दूसरा तरीका, इस तरीके बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। इस बार वाई कैसा है, सुल्टा। ये कौन सा कार्बन है हमारे सामने, फ्रंट। यहां पर क्या लगा दिए हैं, हाइड्रोजन। क्लियर, कहने को तो बन गया एक्लिप्स। क्यों, क्योंकि सामने से तो बस ये चार एटम ही दिखाई देंगे, लेकिन हमें बनाना तो पड़ेगा। ये लीजिए हमारे सामने है। यहां पर कौन रहेगा, हाइड्रोजन। यहां पर भी कौन रहेगा, हाइड्रोजन। और यहां पर भी कौन रहेगा, हाइड्रोजन। बताइए दोनों वाई एक जैसी है कि नहीं है। तो ये कौन सी कंफर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई लोगों, एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन को। ये हमारे सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। यू गॉट द पॉइंट। चलिए, अब सर स्टैगर्ड को बनाना चाहें तो बिल्कुल बनाएंगे। ये वाई अगर आपने पहली कैसी बना दी है, सुल्टी। इथेन की बातें चल रही है, किसकी बातें चल रही हैं, इथेन। अगर ये वाई कैसी बना दी है, सुल्टी, तो बताइए पीछे वाली वाई कैसी बनानी पड़ेगी, उल्टी। ये लीजिए, इनके बिल्कुल बीच में 120 का ये एंगल है, कहां पर आ जाएगा, 60 पर, बिल्कुल बीच में आएगा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 120, तो ये बिल्कुल बीच में आएगा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 120, ये बीच में आएगा। कितना है, 120, यानी कि 60 के बीच में आपको दिखाई देगा। सर मान लीजिए ऐसा ना बनाकर मैं ऐसा बनाना चाहूं तो, बेटा तू कैसा भी बना ले। इस बार पहली वाई कैसी बनाई है, सुल्टी, तो पीछे वाली वाई कैसी बनानी पड़ेगी, उल्टी। परेशान होने की जरूरत ही नहीं है।
ये हमारे सामने कौन सी कन्फर्मेशंस बनी हुई है? ये हमारे सामने बनी हुई है स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस। कौन सी कन्फर्मेशंस बनी हुई है? स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस हमारे सामने बनी हुई है। बट आपको कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? नहीं। चाहे कन्फर्मेशन एक्लिप्स्ड हो, चाहे कन्फर्मेशन स्टैगर्ड हो, बैक कार्बन इज नॉट विजिबल एट ऑल एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड इज ऑल्सो नॉट विजिबल। कार्बन कार्बन बॉन्ड भी विजिबल नहीं होगा और बैक कार्बन भी न्यूमेन का इस्तेमाल हम सबसे ज्यादा करते हैं क्योंकि इसको लिखना और होता है। सोहर्स का, हालांकि सोहर्स बहुत बढ़िया तरीके से बताता है मॉलिक्यूल को, इससे बढ़िया तरीके, लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल किसका होता है? न्यूमेन का। छापिए, आगे बढ़ूंगा। ये राक्षस तूने क्या किया है? खतरनाक लेवल के। फ्रंट कार्बन के बॉन्ड डॉट से एंड बैक कार्बन के बॉन्ड सर्कल से शुरू करने हैं। सारे बॉन्ड एक जगह से निकाल के सर्कल बना देते हैं। अलग ही लेवल के कलाकार है। अच्छी बात तो यह है कि शायद तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम नहीं हुए ना, ऐसा ऐसा लिख कर आते ना, वो नोटबुक रख लेता कि इसकी तो कॉपी नहीं दी जाएगी, इसको साइंस पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। और वो बोलेगा आप साइंस की बात कर रहे हो, मैं इधर नीट क्रैक करने की तैयारी पे लगा हुआ हूं, मैं डॉक्टर बनूंगा और पहला इलाज तेरा ही करूंगा। सुलटा दिया है क्या? जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। छोटी छोटी बातें हैं, नर्सर से पढ़ते आ रहे हो। नर्सर में पढ़ा, फिर एंथ्यूज में पढ़ा, फिर एक दो बार अचीव में पढ़ा होगा, फिर यहां तक पहुंचे। पुराने पापी हो तुम। लीडर में भी पढ़े, अल्फा में पढ़ चुके एक दो बार। चलिए लिखिए, लिखिए। इन न्यूमेन प्रोजेक्शन बैक कार्बन इज नॉट विजिबल। इन न्यूमेन प्रोजेक्शन बैक कार्बन इज नॉट विजिबल, कभी विजिबल नहीं होगा, चाहे कंफर्मेशन एक्लिप्स्ड हो, चाहे कंफर्मेशन स्टैगर्ड हो। इन न्यू प्रोजेक्शन बैक कार्बन इज नॉट विजिबल। ब्रैकेट में लिखो, बोथ इन एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड, बोथ इन एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड। चाहे एक्लिप्स हो चाहे स्टैगर्ड हो, कभी भी विजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज नॉट विजिबल। कार्बन कार्बन बॉन्ड इज नॉट विजिबल। कार्बन कार्बन बॉन्ड इज नॉट विजिबल, ब्रैकेट में, बोथ इन स्टैगर्ड एज वेल एज एक्लिप्स। स्टैगर्ड में भी और एक्लिप्स में भी ये आपको कभी दिखाई नहीं देंगे। जिस बॉन्ड पर आप रोटेशन लोगे वो बॉन्ड आपको कभी दिखाई नहीं देगा। तो ये हमारे सामने था कौन सा? न्यूमेन प्रोजेक्शन। यानी कि मॉलिक्यूल को देखने के अलग अलग तरीके हमें बताए जा रहे हैं ताकि हम एक 3D की चीज को किस में ले आए? 2D में। किस में ले आए? 2D में। नेक्स्ट हमारे सामने आने वाला है नंबर 4, इसे बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। और ये बहुत काम की चीज है भाई, फिशर प्रोजेक्शन, क्योंकि अगर उसने हमसे कैपिटल डी या कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया तो बिना फिशर के आंसर नहीं दे पाएंगे।
किस में लिखेगा? वेज डैश में। और पूछेगा बताओ कैपिटल डी है या कैपिटल एल, क्योंकि कैपिटल डी और कैपिटल एल केवल फिशर में ही डिफाइंड होते हैं, इरिथ्रियो एंड थ्रियो फिशर में ही डिफाइंड होते हैं। क्लियर? तो हमें फिशर तो आना ही चाहिए। देखिए फिशर प्रोजेक्शन की अगर अपन बात करें, लिखिए इट इज ए 2D रिप्रेजेंटेशन, इट इज ए 2D रिप्रेजेंटेशन। ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है? 2D का रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे ही न्यूमैन भी क्या था? 2D। It is a 2D representation. Next, Fisher always represents eclipse confirmation. Fisher always represents eclipse confirmation. Fisher कभी भी staggered confirmation में नहीं बनाया जा सकता। Fisher always represents eclipse confirmation. ब्रैकेट में लिखना हाई एनर्जी confirmation। आगे बताऊंगा eclipse की एनर्जी staggered से क्या होती है? ज्यादा। हाई एनर्जी confirmation, ये तो सबसे पहले हमने बात की है इसके बारे में। देखिए एक कार्बन में तो क्या ही स्टैगर्ड क्या ही एक्लिप्स बताओगे? आप बताओ एक कार्बन का आपका कोई मॉलिक्यूल है, इसमें स्टैगर्ड एक्लिप्स बना सकते हो क्या? नहीं, कोई मतलब नहीं है। क्लियर? अब इसमें उसने क्या बोला था, कैसे व्यू करना है मॉलिक्यूल को, ध्यान से देखना। ये आपके सामने मॉलिक्यूल है, क्या है? अब आपको दिखाई देंगे एक कार्बन पर 2 वेज और एक ही कार्बन पर 2 डैश, जो नॉर्मली आप नहीं सोचते हैं। ये मॉलिक्यूल ऐसे है, बताइए। तो ये जो पर्पल और ब्लू है ये आपके लिए किस पर है? सॉलिड लाइन पर, है कि नहीं? क्योंकि दोनों की डिस्टेंस आपसे जो सामने बिल्कुल क्या है? सेम। और रेड वाला क्या है? वेज, और येलो वाला क्या है? डैश। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे एक तो सॉलिड वी और एक वेज एंड डैश। ऐसे भी देखोगे तो आपको ये वाली तो दिखेगी सॉलिड वी, ये दिखेगी वेज एंड डैश। क्लियर? अब वो बोलता है कि ऐसे मत देखो मॉलिक्यूल को, कैसे देखो? ऐसे, ऐसे देखो मॉलिक्यूल को। ये है फिशर। क्या है? फिशर। गौर से देखो, बताओ येलो और रेड आपके लिए कहां पर है? कहां पर है? आपकी तरफ है कि आपसे दूर है? आपकी तरफ। आपकी तरफ वालों को क्या बोलते हैं? वेज। बोथ आर एट वेज। रेड भी वेज पर है और डैश भी वेज पर है। और जो एटम मैंने पकड़ रखे हैं वो दोनों कहां हैं? आपसे दूर। और ये दोनों कहां पर हैं? डैश पर। दिस इज ए व्यू। ये एक मॉलिक्यूल को व्यू करने का तरीका है। ये फिशर नहीं है, ये मॉलिक्यूल को व्यू करने का एक तरीका है। इसकी अब इमेज लो भाई लोग। क्या लो? इमेज। मान लीजिए आप सामने से इस पर लाइट डालते हैं। क्या डालते हैं? लाइट। पीछे से मैंने ये लगाया, इस पर इमेज बनेगी। आप बताओ कैसी इमेज बनकर आएगी? चलाओ अपने खानदानी दिमाग को, बताओ कैसा बनेगा? आप बताइए जो वेज वेज है वो कैसा बनकर आएगा? कैसी लाइन दिखाई देगी वेज वेज की? कैसी दिखाई देगी? स्ट्रेट। स्ट्रेट में भी कैसी? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। याद करो तुम क्या लिखते थे इन फिशर प्रोजेक्शन? हॉरिजॉन्टल लाइन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। रटने की जरूरत नहीं है। क्लियर? और ये जो पर्पल एंड ब्लू है उससे कैसी लाइन बनेगी? वर्टिकल। कहां है ये? आपसे अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। दिस इज द फिशर। ये क्या होता है? फिशर। तो फिशर प्रोजेक्शन के अंदर मॉलिक्यूल को कैसे ऑब्जर्व किया जाता है? ये आपके सामने है कार्बन, ध्यान से सुनना। यहां पर जो लगे होंगे ये वाले वेज, वेज कहां होते हैं? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर रहेंगे। कैसे है सर, थोड़ा सा बताइए हमें। मान लीजिए हम ऐसी बात कर रहे थे, देखो ये रहा। क्लियर? ये कौन है? वेज, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और वो कौन है? डैश। डैश मतलब अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये जो आपके सामने बना हुआ है ना, ये फिशर है। क्लियर? अब इसका प्रोजेक्शन आप लोगे तो आप बताओ, आप ही बताइए, जो वेज वाले थे वो क्या बनेंगे? वेज वाला क्या बनेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो डैश वाला था वो क्या बनेगा? वर्टिकल लाइन। तो बेटा आप इसी का ही जब इमेज ले लेते हैं, प्रोजेक्शन ले लेते हैं, ये बनकर आ जाता है। क्लियर? ये रियल मॉलिक्यूल है, वो उसका प्रोजेक्शन है। अगर अपन बात करें तो ये देखिए यहां पर कौन है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। यू गॉट द पॉइंट? बताइए अगर अपन बात, हॉरिजॉन्टल लाइन कहां से बनकर आई है? वेज से। और वेज कहां पर होता है? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो यहां पर आप लिखते हैं टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। क्या लिखते हैं? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, हाँ या ना? और वर्टिकल लाइन के ऊपर आप क्या लिखते हैं? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। कई बार तो आपको पता भी नहीं चलता है कि ये लिख कैसे रहे, बस याद कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आफ्टर प्रोजेक्शन, horizontal line is towards the observer, vertical line is away from the observer. You can see the molecule. इसका इमेज बना हुआ है। ये देखो, ये इसका क्या बना हुआ है? इमेज। गौर से देखिए, जो वेज है वो क्या बन गया है? हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो डैश है वो क्या बन गया है? वर्टिकल लाइन। कल आपके साथ खेला जरूर खेलेगा,
कल आपके साथ क्या करेगा, खेला जरूर खेलेगा, आने वाले टाइम में कब खेलेगा मुझे नहीं पता। यहां पर एफ लगा कर दे देगा, यहां सीएल लगा कर दे देगा, यहां पर बीआर लगा कर दे देगा, और यहां पर आई लगा कर दे देगा। और जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा, कम से कम 90% साफ, सबको साफ करना उसका मकसद भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए उसने अलग जुगाड़ कर रखा होगा। कहीं को कहीं रोकेगा, किसी को कहीं रोकेगा। जैसे ही आता ना, आधी जनता तो बोलेगी बोनस, एक कार्बन पर 2 डैश, वाह, एक कार्बन पर 2 वैज। आप पूछो जनता से एक बार कि एक कार्बन पर 2 वैज आ सकते हैं, बोले पगला गया है क्या, एक कार्बन पर एक ही वैज होता है, एक ही डैश होता है। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं वैज डैश केवल sp3 पर ही दिखाए जाते हैं। वैज एंड डैश का कोई किसी से लेना देना नहीं है, जो आपकी तरफ है वो वैज है, और जो आपसे दूर है दैट्स ऑल। चाहे वो sp3 पर है या sp2 पर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपके सामने कल इसका आरएस निकालने को देते तो जनता सुलटेगी। पता है क्यों सुलटेगी? कि फोर्थ प्रायोरिटी यहां ये भी डैश पर और ये भी डैश पर, एक होती तो भी हम बात कर लेते, 2-2 डैश पर है। अबे ऐसे नहीं देखना इसको, ये फीचर है, क्या है, जब भी दे बता डैश से क्या बना देना है, वर्टिकल लाइन। क्या बना देना है, वर्टिकल लाइन। और वेज से क्या बना देना है, हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड खटैक से बता दे इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन। अब बता दूंगा सर, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। याद कर वो दिन तेरे को सर ने पढ़ाया होगा क्या, कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर है तो परेशान होने। वैज डैश में बताया था कि नहीं बताया था कि इन वैज एंड डैश इफ फोर्थ प्रायोरिटी इज प्रेजेंट ऑन डैश, तो 1 2 3 हो तो क्या बोल देते थे, आर, क्लॉकवाइज हो तो आर, और एंटी क्लॉकवाइज हो तो एस। कब? जब फोर्थ प्रायोरिटी कहां हो, डैश पर। बोला था कि नहीं बोला था? और सेम बोला होगा अगर फीचर में फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पर है तो परेशान नहीं होना, क्योंकि जो डैश है वही तो वर्टिकल है, जो डैश है वही तो वर्टिकल है। पूरा मामला जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। क्या हुआ है? पूरा मामला जुड़ा हुआ है। ये तो कहानी हुई एक कार्बन के मॉलिक्यूल की। कैसे कार्बन के मॉलिक्यूल की? जिसमें एक ही कार्बन है। मान लीजिए सर 2 कार्बन वाला हुआ तो अभी पहले मैं फीचर में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम इसको विजुलाइज करना। यहां पर इस प्रकार से मैंने लिखा हुआ है, ये आपकी तरफ आ रहा है कि आपसे दूर जा रहा है? दूर जा रहा है। ये आपकी तरफ आ रहा है कि आपसे दूर जा रहा है? आपकी तरफ। दोनों ही कहां पर आ रहे हैं? आपकी तरफ। आप समझ गए इस मॉलिक्यूल को कैसे देखा जा रहा है? क्या आप समझ पाए इस मॉलिक्यूल को व्यू कैसे किया जा रहा है? यस सर, हम समझ गए हैं। ये दोनों कहां पर हैं? हमारी तरफ। ये दोनों कहां पर हैं? हमारी तरफ। और वो दोनों कहां हैं? हमसे दूर। और ये जो बॉन्ड है ना हमसे दूर है और ना हमारे नजदीक है, ना हमसे दूर है और ना हमसे नजदीक है। सर क्या आप इसको विजुलाइज करवा सकते हैं? यस, ये देखो गौर से, ये है। बताओ येलो और रेड कहां पर हैं? टुवर्ड्स यू, दैट इज ऑन वेज, है कि नहीं है? बताओ पर्पल कहां है आपसे? ब्लैक और ब्लैक के बीच में जो बॉन्ड है वो आपसे दूर जा रहा है कि आपकी तरफ आ? ना तो हमसे दूर है और ना हमसे नजदीक है, सेम डिस्टेंस पर है पूरा बॉन्ड। ब्लैक वाले एटम सेम डिस्टेंस पर है कि नहीं है? इसीलिए ये सॉलिड लाइन पर है। किस पर है? सॉलिड लाइन। सॉलिड लाइन ना आपसे दूर होती है और ना आपसे नजदीक होती है। दूर वाले होते हैं डैश पर, पास वाले होते हैं वेज पर। ये हमारे सामने है, जरा इमेजिन करना। इमेजिन करना, अगर इसकी आप इमेज लेते हो पीछे, अगर आप इस पर लाइट डालते हो, इमेज लेते हो, तो बताइए ये वाले कैसे दिखाई देंगे आपको? जो वेज पर हैं येलो रेड, कैसे दिखाई देंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन पर। क्लियर? और ये वाले किस पर दिखाई देंगे? वर्टिकल लाइन पर। दिस इज द फीचर प्रोजेक्शन। कल आपको ये दे देगा, बोलेगा फाइंड आउट द आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस कायरलेडी सेंटर। पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। बच्चा बोलेगा तो डैश है, मैं कहां से पता करूं? अबे ये ऐसे नहीं देखना है राजा। कैसे देखना है? ऐसे। यहां पर क्या लगाओगे? CHO। यहां पर कौन है? CH2OH। बताइए ये किस पर जाएंगे? हॉरिजॉन्टल पर। किस? हॉरिजॉन्टल पर। बताइए ये किस पर जाएंगे? हॉरिजॉन्टल पर। हाँ या ना? तो जो सॉलिड लाइन है दैट इज टुवर्ड्स द वर्टिकल लाइन, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड सॉरी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। जब ये दे तो पहले इसको फीचर बना और फिर इसका आंसर दे, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। यू गॉट द पॉइंट? छापिए। अब एक बात सुन ध्यान से, जब फोर्थ प्रायोरिटी वेज पर होती थी, याद कर, फोर्थ प्रायोरिटी वेज पर होती थी तो सर ने या तो ये बताया होगा आपको कि आर आए तो एस कर दे और एस आए तो आर कर दे, या फिर ये नहीं बताया होगा, ये बताया होगा कि 1 2 3 नहीं 2 3 1 काउंट करना शुरू कर दे। इन दोनों में से एक बोला होगा ना। तो यहां जो वेज पर है
वहां कहाँ है? हॉरिजॉन्टल पर। जो यहाँ वेज पर रूल बताए होंगे वो यहाँ हॉरिजॉन्टल के लिए बताए होंगे। बताए होंगे कि नहीं बताए होंगे? क्योंकि मॉलिक्यूल वहीं से बनकर आ रहा है। छापिएगा, आगे बढ़ूंगा। स्टीरियो कमाल की चीज है। कहाँ रह गया? प्रिंटिंग मिस्टेक। जल्दी जल्दी सुलटाओ। नेक्स्ट अपना रहेगा इंटर कन्वर्जन। वेज डैश टू फीसर। एकदम पगलाए रहते हैं हम। जिस दिन पढ़ाते हैं उस दिन तो याद रहता है, 2 दिन बाद साफ रहता है। बुढ़ा गया ये। मैं क्या करूंगा इसका? एक से बढ़ के दूसरे को ज्ञान देना बहुत आसान है। अभी 2-3 दिन में रिजल्ट लगेगा तुम्हारा। आज अगर मुश्किल है तो कल और भी मुश्किल होगा, परसों और भी। मुसीबतें हमेशा सीरीज में आती हैं। अभी जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए नीट तक, आपको एक बात दिमाग में रखनी है, वॉट एवर इज योर रिजल्ट, चाहे रिजल्ट में मार्क्स अच्छे आए या खराब आए, उससे आपकी पढ़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। मार्क्स अगर खराब आए उसको लेकर 2 दिन तक परेशान रहे, जो 2 दिन इस टाइम पर गए ना वो लौट के नहीं आ सकते। इस टाइम पर एक एक दिन एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है बेटा। वॉट एवर इज योर रिजल्ट, खराब आए तो आपको बस एक ही बात बोलनी है, इतना पढ़ने से काम नहीं चलेगा। इतना सा ही सीखना उससे कि इतना पढ़ने से काम नहीं चलेगा और पढ़ना पड़ेगा। दैट्स ऑल। क्योंकि कहीं भी भटको, कहीं भी जाओ, किसी के पास आपके दर्द का इलाज नहीं है। जिसको चोट लगती है उसी को ही पता है, बाकी को कोई मतलब नहीं है। तो पढ़ाई करो बिंदास तरीके से। सिलेक्शन ले आओगे तो मैं ये नहीं कहता आप सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन आपने जो मेहनत की है वो सफल हो जाएगी। और लाइफ में आप कुछ भी करोगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार नीट भी हमने क्रैक किया था, इसको भी सुलटा ही देंगे। सुलटा दिए क्या? इससे ज्यादा 2 कार्बन से ज्यादा बात नहीं करना चाहता मैं। नेक्स्ट हमारे सामने टॉपिक रहेगा इंटर कन्वर्जेंस। इंपॉर्टेंट है भाई ये भी। इंटर कन्वर्जेंस यानी कि एक को दूसरे में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला टॉपिक शुरू हो गया है, इंटर कन्वर्जेंस। इसमें एक बार एम्स में क्वेश्चन आया था, सारे टाइम बोल गए थे, वो तो अच्छा है मॉड्यूल सट गया है, और ना पगलाए फिरते रहते थे। इंटर कन्वर्जेंस पहला पढ़ेंगे, वेज डैश टू फिशर, और मेरे हिसाब से नीट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेज डैश से फिशर प्रोजेक्शन बनाना, वेज डैश टू फिशर। लीजिए, अगर आप वेज डैश से किस में जाना चाहते हैं, फिशर में, तो इसका एक ही तरीका है कि सॉलिड लाइन मस्ट गो अवे फ्रॉम यू। दैट्स ऑल। वेज डैश में सॉलिड लाइन मिलेंगे आपको, एक नहीं मिलेगी। सॉलिड लाइन को अपने से क्या करना है, दूर भेज देना है, अपने आप फिशर बन जाएगा। लाल पेन से लिख दो, सॉलिड लाइन मस्ट गो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। सॉलिड लाइंस मस्ट गो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। सॉलिड लाइन अगर ऑब्जर्वर से दूर चली गई तो फिर वो फिशर बन जाएगा। और सॉलिड लाइन तभी दूर जाएंगी जब आप उसको किस में बनाओगे, एक्लिप्स में, वरना कभी दूर जाएंगी नहीं। एक आपकी तरफ रह सकती है, एक दूर जा सकती है। ये लीजिए, आपको क्या बताऊंगा, कॉन्सेप्ट क्या बताऊंगा, जुगाड़। जुगाड़ भी शानदार है, बस मैं जैसा जैसा बोलूं ना भाई, हमें विजुलाइज करना है, इमेजिन करना है, और इमेजिनेशन में आपका कोई मुकाबला है भी नहीं। ये है 1, ये है 2, ये है 3। क्लियर? सबसे ज्यादा अच्छा विजुअलाइजेशन किनका है, साउथ वालों का है। क्लियर? वहां सारा ही फ्लैशबैक में चलता है। साउथ इंडियन मूवी देखो आप, हीरो ऐसे आगे, सारे विलेन गिर जाते हैं, एक बचा रहता है, वो पूछता है कैसे है, फिर वो बोलता है फ्लैशबैक, फिर उसको विजुअलाइज होता है। ठीक है, कई बार तो मारता भी नहीं है, बोलता देख तूने ऐसा किया मैं वैसा करूंगा, समझ जाता, चला जाता है।
तो ऐसे आपको पूरा क्या करना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा, तभी स्टीरियो समझ में आ सकती है। वरना मैं बोलूंगा देखो ऐसा हुआ, हाँ हुआ, ऐसा हुआ, हाँ हो गया, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ध्यान से सुनना, इस मॉलिक्यूल को सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज इन वेज एंड डैश प्रेजेंटेशन। कौन सा है, CHO। ये वाला ग्रुप कौन सा है, CH2OH। ये वेज पर कौन है, OH, और ये डैश पर कौन है, H। इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू फिशर प्रोजेक्शन, मॉलिक्यूल सेम रहेगा, देखने का तरीका बदलना पड़ेगा। आप जानते हैं फिशर में दो कहां आने चाहिए, वेज पर, दो कहां जाने चाहिए, डैश पर। आप बताइए दो वेज पर कब आएंगे, जब आप इन दोनों को आपकी तरफ घुमाओगे। तो ये जो सॉलिड लाइन है ना, ये सॉलिड लाइन, ये आपसे दूर जानी चाहिए। इसको जैसे से दूर भेजोगे, ये दोनों आपकी तरफ पॉइंट करेंगे। क्लियर, बताइए क्या मैं इस ब्लैक वाले पर इसको घुमा दूं क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, ये लो, ये लो, ये आपके सामने क्या बन गया है, फिशर। क्या बन गया है, फिशर। ध्यान से सुनो वापस से, येलो वाले पर फोकस करो। येलो वाला किस पर है, वेज पर। किस पर है, वेज पर। मैंने इसको ऐसे घुमाया, यस, ये लो, घुमाते ही बताइए जो वेज पर था वो किधर चला गया है, राइट, और जो डैश पर था वो किधर रह गया है, लेफ्ट। वापिस से इमेजिन करो, वेज पर कौन है, OH, डैश पर कौन है, H। मैंने इसको ऐसे घुमाया, यस, ये देखो ये घुमा दिया है। तो बताइए ये कहां चला गया, वेज, राइट, डैश कहां चला गया, लेफ्ट। अगर इसको भी मैंने घुमाया, इस मॉलिक्यूल को इमेजिन करो, मतलब यूं पकड़ के मैंने इसको घुमाया, दोनों सॉलिड लाइन कहां भेजनी है, ये मॉलिक्यूल कैसे है अपने सामने, गौर से देखो, ये ऐसे है कि नहीं है। मेरे को ये सॉलिड भेजनी है मेरे से दूर, तो यहां पर कौन है, यहां पर कौन है, H। जैसे ही मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, ये देखो घुमा दिया, तो जो वेज पर था वो घूमकर कहां चला गया, राइट में, और जो डैश पर था वो कहां गया, लेफ्ट में। दैट्स ऑल। तो ये विजुअलाइजेशन का खेल है। इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, बताइए ये कहां चला जाएगा, CHO डैश पर। ये भी कहां चला जाएगा, CH2OH डैश पर, हाँ या ना। बताइए OH कहां जाएगा, राइट में। यहां पर H कहां जाएगा, लेफ्ट में। पहले ये सबसे पहले बनकर आएगा, यस। फिर अगर अपन बात करना चाहें तो इसी को अपन फिशर बना देते हैं। वेज वाले कहां पर होते हैं, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, हॉरिजॉन्टल पर। डैश वाले कहां होते हैं, वर्टिकल। ये लीजिए, मान लीजिए कल इसका RS कॉन्फ़िगरेशन हमसे पूछ ले, तो हम RS कॉन्फ़िगरेशन इसमें बनाएंगे या उसमें बताएंगे, उसमें। क्लियर, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट मॉलिक्यूल मान लीजिए हमारे सामने ये दिया हुआ है। अभी आप मॉलिक्यूल को नहीं पहचान सकते, एक ही मॉलिक्यूल को कई तरीके से लिखा जा सकता है। बताइए ये जो मॉलिक्यूल मैंने लिखा है और जो ऊपर मॉलिक्यूल लिखा था, ये मॉलिक्यूल दोनों सेम है कि अलग, ये दोनों सेम है कि अलग अलग, कैसे हैं, ओके। अभी मैं सोचू अलग कैसे आ गया, अब सेम है कि अलग अलग, सेम है कि अलग अलग, अलग कौन बोल रहा है, अलग वाले बताओ। अभी तो बोल रहे थे अलग है, कौन बोला अलग है, मैं बोल रहा हूं अलग है। एनेंशियमर एक दूसरे के, एनेंशियमर एक दूसरे के, अभी पता चलेगा तुम्हें। क्लियर, क्योंकि स्टीरियो में खुली आंखों के सामने धोखा होता है। कभी भी अपनी नजरों पर विश्वास मत करना। RS बताएगा, अक्षर आएंगे कौन, CIP, चैन इन गोल्ड एंड प्रीलोग। बोलेंगे हम बताएंगे मॉलिक्यूल अलग है कि डिफरेंट है, क्योंकि तू नहीं पहचान पाएगा। क्लियर, अब इसको बनाना है अपने को। बताओ ये मॉलिक्यूल कैसा है, गौर से देखो, ये तो ऐसा है कि नहीं है। तो इस बार सॉलिड लाइन को किधर घुमाना चाहिए, मेरे हिसाब से यूं घुमाना चाहिए। क्या बोलते हो, तो देखो वेज पर कौन है, OH, डैश पर कौन है, H। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो जो वेज पर है वो किधर चला जाएगा, लेफ्ट में, और जो डैश पर वो कहां जाएगा, राइट में। ये देखो ये मॉलिक्यूल ऐसे है, गौर से देखो, ये रहा अपने सामने। क्लियर, यहां पर कौन लगा हुआ है, वेज पर OH, यहां पर कौन लगा हुआ है, H। इसको सॉलिड लाइन को कहां भेजना, आपसे दूर। चली गई दोनों सॉलिड लाइन आपसे दूर, खत्म हो गया मामला। तो OH कहां पर आ गया है, लेफ्ट, H कहां चला गया है, राइट। तो जैसे ही आपने इसको ऐसे लिखा, बताइए क्या ख्याल आता है। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, शानदार, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले विजुलाइज कर लें, उससे बढ़िया तो कोई मामला ही नहीं हो सकता है। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, यस। बताइए OH किधर जाएगा, इमेजिन करो यूं घुमाना है, उधर जाएगा। तो यहां पर हमारे सामने किधर चला गया है, लेफ्ट में, और ये हमारे सामने कहां जाएगा, राइट में, है कि नहीं है। इसी को फिशर बना सकते हैं, यस, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहेगा CHO, ये क्या रहेगा, H, ये क्या रहेगा, OH, और ये कौन आ जाएगा भाई लोगों, CH2OH, हाँ या ना। तो ये तो बताया पूरा विजुअलाइजेशन, पूरा इमेजिनेशन आपको करके बताया है। अब मैं बता रहा हूं ट्रिक।
क्या बता रहा हूं? ट्रिक। कि खटक से अगर आप कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं, मैं जानता हूं कुछ मेरे जैसे एकदम दिमाग से पैदल कि क्या चल रहा है मामला सर, समझ ही नहीं आ रहा है, पगला गए हैं बैठे बैठे, अब बैठे रहे कि जाए पता नहीं चल रहा है। अब सुनना ध्यान से, ये सॉलिड लाइन को जो है ना, ये स्ट्रेट वाली, इसको एक्सटेंड करो। क्या करो? एक्सटेंड कर दिया। ये देखो, ये जो सॉलिड लाइन 3 वाली, ये देखो गौर से किस में कन्वर्ट हुई है, देखो उधर वर्टिकल कन्वर्ट हुई कि नहीं हुई? तो सॉलिड लाइन आपकी वर्टिकल में जाएगी, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सॉलिड को ही आप अपने से दूर भेज रहे हो, तो सॉलिड किस पर जाएगी? डैश पर, और डैश ही तो क्या है? वर्टिकल। यू गॉट द पॉइंट? चलिए अब सुनना ध्यान से, अगर ये वाली लाइन देखो, इसके रिस्पेक्ट में जो डॉटेड अपन ने आगे बढ़ाई, एक्सटेंड किया है, इसके रिस्पेक्ट में बताइए किधर मुड़ी हुई है? बताओ किधर मुड़ी हुई है? किधर? लेफ्ट में मुड़ी हुई कि राइट में? इसका लिंक सीधा किससे होगा? वेज से। अगर ये किधर मुड़ी हुई है? राइट में, तो फिशर के अंदर जो वेज पर होगा वो राइट में मिलेगा। देख, ये किधर मुड़ी हुई है? राइट में, तो जो वेज पर होगा वो किधर मिलेगा? गौर से देख, कहां है? राइट में। चलिए इसके अंदर बात करते हैं। ये लो सोल्व कर दिया है। इस बार बताइए ये वाली लाइन किधर मुड़ी हुई है? किधर मुड़ी हुई है? लेफ्ट में। इसका लिंक किससे होता है? वेज से। तो जो वेज पर है वो फिशर में लेफ्ट में मिलेगा। दैट्स ऑल। अगर नहीं विजुलाइज कर पा रहे हो तो सिंपल से तरीके से आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि क्या हुआ? ये किधर मुड़ी हुई है? ये लाइन को आगे एक्सटेंड किया, बताओ ये वाली सॉलिड लाइन किधर मुड़ी हुई? लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में। तो इस लाइन का लिंक किससे है? वेज से। तो जो वेज पर होगा वो फिशर में कहां मिलेगा? लेफ्ट में। ये देख, ये वाली लाइन किधर मुड़ी हुई है? राइट में। तो जो वेज पर होगा वो कहां मिलेगा? फिशर में? राइट पर। दैट्स ऑल। खटक से आप बता सकते हैं अगर आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो। छापिए, आगे बढ़ूंगा। इसे बोलते हैं वेज एंड डैश से फिशर में जाना। क्वेश्चन क्या आएगा? इसको देगा, बताइए ये कैपिटल डी है या कैपिटल एल है? क्योंकि कैपिटल डी और कैपिटल एल केवल फिशर में बताया जाता है, तो आपको फिशर में जाना ही पड़ेगा। इरिथ्रियो थ्रियो पूछेगा आपसे, वो भी फिशर में बताए जाते हैं, तो जाना ही पड़ेगा। इसको सुलटाएंगे। जल्दी जल्दी खुद से इसको इमेजिन करेंगे। सॉलिड को अपने से दूर भेजना है, सॉलिड को अपने से दूर भेजना है। ट्रिक बाद में अप्लाई करेंगे, पहले विजुलाइज कर। दोनों में OH बिल्कुल सही है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सुलटा दिए हो क्या? ये कार्बन नंबर कौन सा है? 1, ये 2, ये 3, ये 4। पहले इसको ढंग से आप विजुलाइज कीजिए कि ये हमारे सामने बना हुआ कैसे है। ये ऐसे, ये रहा। क्लियर? सबसे पहले बताइए सॉलिड लाइन सेम साइड है कि अपोजिट साइड? सॉलिड साइड किधर है? सेम साइड है कि अपोजिट साइड? एक्लिप्स्ड है।
क्योंकि फीसर बिना एक्लिप्स के बात करता भी नहीं है। तो लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑलरेडी किसके अंदर है? एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। ऑलरेडी किसमें है? एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। लेकिन सर एक्लिप्स क्यों चाहिए, ये तो पता है नहीं आपने, बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा। एक्लिप्स्ड है, चलिए अब जरा थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए। बताइए यहां पर कौन है वेज पर? OH। डैश पर कौन है? H। यहां पर कौन है? OH। डैश पर कौन है? H। वी हैव टू सेंड दिस सॉलिड लाइन अवे फ्रॉम यू ऑब्जर्वर। ये घुमा दू। अब देखो यहां पर जो वेज पर होगा, इमेजिन करो कहां जाएगा घूमकर? राइट। गया कि नहीं गया? दोनों सॉलिड लाइन गई अवे फ्रॉम यू, दैट्स ऑल। तो आप बताइए ये किस पर दिखाई देगा? डैश पर। ये किस पर दिखाई देगा? डैश पर। और ये वाला कैसे दिखाई देगा? सॉलिड, क्योंकि ना आपसे दूर है और ना आपसे नजदीक है। येलो मॉलिक्यूल आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, ये देखो, ये है मॉलिक्यूल। कौन सा है? सॉलिड वाले कौन से हैं? CHO, CS2OH। दिखाई दिए कि नहीं दिखाई दिए? ये देखो रेड वाले कहां पर है? बेस पर। हमें ये वाले जो है ना, येलो वाले हमसे दूर भेज रहे हैं, ये सॉलिड लाइन है, दूर भेजना है, घुमा दिया। अब जरा इसकी इमेज लेकर देखो, तो ये तो किस पर आएंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और वो कहां चले जाएंगे? वर्टिकल। दैट्स ऑल। सो दिस इज व्हाट? फिशर प्रोजेक्शन। क्या आप इस पर बात कर सकते हैं? यस। बताइए सबसे पहले ही आपको कैसा दिखाई देगा? ये हमारे सामने रहेगा कार्बन, ये भी रहेगा कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये आपको सॉलिड पर दिखाई देगा। बताइए CHO कहां जाएगा? आपसे दूर जाएगा कि नहीं जाएगा? CS2OH कहां जाएगा? आप बताइए, ये OH किधर आ जाएगा? घुमाओगे तब राइट हैंड साइड। और ये कहां पर चला जाएगा? हमारे सामने लेफ्ट हैंड साइड। ये वाला OH भी कहां आ जाएगा? राइट हैंड साइड। और ये वाला कहां चला जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड। गॉट द पॉइंट? अब इसी की आप जब इमेज लोगे तो क्या बन जाता है? फीसर। ये रहेगा CHO, ये रहेगा OH, ये रहेगा H, ये रहेगा OH, ये रहेगा H, और ये बनकर आ जाएगा CS2OH। हाँ या ना? बताइए किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है? नहीं। एक मिनट सर, अपनी ट्रिक से बताइए। किससे बताइए? ट्रिक से बताइए। डेफिनेटली बताऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं हम जो बात बोलते हैं थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या रहेगी? पहले कोई एक दो के लिए नहीं बोली जाती है। ये लो, इस वाली जो एकदम स्ट्रेट लाइन, इसको क्या कर लो? एक्सटेंड। आगे बढ़ा लिया, बढ़ा लिया। देखिए इस लाइन के रिस्पेक्ट में मुड़ी हुई लाइन किधर है? किधर है? में राइट में। तो जो वेज पर होगा वो राइट पर मिलेगा आपके फीसर में। कहां पर है? राइट में। इसको भी नीचे क्या कर लो? एक्सटेंड। क्या कर लो? एक्सटेंड कर दिया क्या? यस। बताइए ये लाइन किधर मुड़ी हुई है? इस वर्टिकल से किधर मुड़ी हुई है? राइट में। तो जो वेज पर होगा वो फीसर में राइट पर मिलेगा, जाके देख सकते हो। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? होनी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट, मैं चाहूंगा कि पहले आप खुद अपना दिमाग लगाएं, इसको कन्वर्ट करना है। ये लीजिए, अगर आप लोगों के पास दिमाग है तो चलाएं, अगर आप लोगों के पास दिमाग है तो फिर चलाएं, नहीं तो घर जाएं। बिना दिमाग कर यहां पहुंचे कैसे? तुम बिना दिमाग के यहां तक पहुंचे कैसे हो? कल के बाद पता चल गया होगा कि दिमाग चलता भी है या नहीं है। कोई ट्रिक नहीं लगाएगा इसमें, ट्रिक बाद में, ट्रिक बाद में, पहले पहले रियल देखोगे। बताइए क्या ख्यालात है? ऊपर वाला OH कहां आएगा? और नीचे वाला? गर्दन तोड़ दूंगा। हाँ हाँ। और वो वाला? महाराज ये स्टैगर्ड कंफर्मेशन है। धना दन सजेशन दिए जा रहे हैं। कौन सी कंफर्मेशन है? स्टैगर्ड। स्टैगर्ड में कभी भी आप बना ही नहीं सकते। कौन सा प्रोजेक्शन? फीचर। गौर से ऑब्जर्व कीजिए, ऐसी है, ये देख, ये है हमारे सामने, गौर से देख इसको। अब इसमें तू लाख कोशिश कर ले, तू सॉलिड लाइन को अपने से दूर नहीं भेज सकता। ये देख, यहां पर ऊपर वाला ये कौन है? यहां पर आपके सामने OH है वेज पर कौन है? H है कि नहीं है? ये देखो येलो दूसरे के कहां पर है? अपोजिट 180 पर है कि नहीं है? अब आपने क्या किया? घुमाया, ये लो, ये कहां? ये वेज पर आ गए, ये कहां चले गए? डैश पर। और ये येलो आपकी तरफ आ गया। सॉलिड लाइन कहां भेजनी है? अपने से दूर। तो सॉलिड लाइन को अगर आपको दूर भेजना है, दूसरा तरीका बोलेगा सर इसको ऐसे घुमा दो, ये ले, ऐसे घुमाएगा तो ये वाला येलो तेरी तरफ आएगा।
तो दोनों सॉलिड लाइन तेरे से दूर जा ही नहीं सकती जब तक वो किस में ना बन जाए, एक्लिप्स। मतलब सर मामला ये है कि पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्लिप्स में। यस, एक्लिप्स के लिए देखो आप इन तीनों एटम्स को घुमा सकते हो। इस सिग्मा बॉन्ड पर क्या लेंगे, रोटेशन। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये हमारे सामने ऐसे दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, ऐसे, गौर से देखो, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। ये पहले ये एक्लिप्स में चाहिए, और एक्लिप्स में होने के लिए दोनों येलो कहां होने चाहिए, सेम साइड, क्योंकि येलो किस पर है, सॉलिड लाइन पर। तो मैंने इस पर ध्यान दो, इसको घुमाया, सिग्मा बॉन्ड को घुमाया। किसको घुमाया, सिग्मा बॉन्ड को। आप पर्पल पर ध्यान देना, घूमेगा तो वो कहां जाएगा, पर्पल राइट नाउ आपके लिए किस पर है, पर्पल राइट नाउ आपके लिए किस पर है, वेज पर घुमा रहा हूं ऊपर वाले एटम्स को, ये देखिए। और मुझे वो कहां चाहिए, येलो दोनों सेम साइड आ गए। यस, पर्पल कहां चला गया, आप बताइए। ऐसा करने के लिए मुझे कितने डिग्री से घुमाना पड़ेगा, 180 से। 180 से घुमाओगे तो वेज विल कन्वर्ट इनटू डैश, एंड डैश विल कन्वर्ट इनटू वेज। वापिस से देख, पर्पल कहां है, वेज पर। अब येलो कहां पर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। मुझे येलो सेम साइड लाने थे, इसलिए अब देखो येलो तो सेम साइड आ गए, लेकिन वेज बन गया डैश, और डैश बन गया वेज। यू गॉट द पॉइंट। तो यहां पर हमने यही तो करना है। मतलब हमने जब इसको घुमाया, यहां पर CHO सेम साइड लाए, यहां पर CH2OH, तो आप बताइए ये यहां पर कौन था वेज के ऊपर, OH। अब कौन आ जाएगा वेज पर, H, और डैश पर कौन आ जाएगा, OH। वेज एंड डैश इंटर कन्वर्ट हो जाएंगे। हम जब सिग्मा बॉन्ड पर घुमाते हैं तो कंपाउंड कभी नहीं बदलता है। ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है, वो कौन सी बनेगी, एक्लिप्स। द मॉलिक्यूल रिमेन्स द सेम। आप बताइए यहां पर वेज पर कौन है हमारे सामने, हाइड्रोजन, और डैश पर कौन है, OH। अब जरा दिमाग लगाओ, अब ये किसके अंदर आ चुका है, अब ये इस तरीके से आ चुका है, अगर आप देख पा रहे हो तो इस प्रकार से। क्लियर, एक्लिप्स में है, यस। अब आप इसको दूर भेज सकते हैं, जैसे घुमाओगे दोनों सॉलिड लाइन कहां चली जाएंगी आपसे, दूर। तो देखिए ये हमारे सामने एक्लिप्स बन चुका है, यस, घुमा दो, ये बन जाएगा आपके सामने। क्लियर। अब बताइए जब घुमाओगे इसको, कैसे घुमाना है, ये सॉलिड लाइन ऐसे है, यूं घुमाना है। क्लियर। तो आप बताओ वेज पर कौन है राइट नाउ, H। घुमाते ही H कहां चला जाएगा, राइट, और OH कहां चला जाएगा, लेफ्ट। ध्यान से सोच समझ कर बताना, क्या कुछ ऐसा ही दिखाई देगा, यस। CHO तो यही दिखाई देगा, यहां पर ये कौन दिखाई देगा, CH2OH। एग्री करते हो, यस। बताइए राइट साइड में कौन आएगा, H, में कौन जाएगा, OH। राइट साइड में कौन आएगा, H, लेफ्ट साइड में कौन जाएगा, OH। और इसी को ही जब आप जनाब लिखेंगे तो ये क्या रहेगा, CHO। यहां पर कौन रहेगा, H, यहां पर कौन रहेगा, OH, यहां पर H, OH, और ये कौन आ जाएगा, CH2OH। क्या आप एग्री करते हैं, यस। ये हमारे सामने रहेगा। तो हमेशा ध्यान दीजिए, फिशर प्रोजेक्शन कभी भी स्टैगर्ड में नहीं बनता है। फिशर प्रोजेक्शन हमेशा किसमें बनता है, एक्लिप्स में। अगर पहले से हमें स्टैगर्ड दिया हुआ है तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एक्लिप्स, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एक्लिप्स। हालांकि हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो ये इसलिए बताया है क्योंकि कल हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी देखनी पड़ेगी। क्लियर। तो आपको मैं बता रहा हूं फिशर हमेशा किसमें होती है, एक्लिप्स में। लेकिन एक मिनट सर, आप जुगाड़ से नहीं बता सकते थे क्या, हाँ, जुगाड़ कभी फेल नहीं होगा अपना, बताओ ना सर, क्या फिर मुझे घुमाने की जरूरत है, नहीं नहीं नहीं, जुगाड़ तो शानदार है। ये ले, इसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर दूं, ध्यान से देख लो एक बार, कर दीजिए सर। बताइए ये वाली लाइन किधर मुड़ी हुई है, इधर है, लेफ्ट। तो जो आपका वेज पर है वो फाइनली लेफ्ट में दिखेगा, गौर से देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसको कहां एक्सटेंड कर देता हूं, आगे। बताइए किधर मुड़ी हुई है, राइट में। तो जो आपका वेज पर है वो राइट में होगा, उधर देखो गौर से। इसका लिंक किससे होता है, वेज से, दैट्स ऑल। चाहे हमें स्टैगर्ड में दिया हो, शॉर्ट ट्रिक तो ऐसी है खटक से पहुंचा देगी फिशर तक, लेकिन हमें पहले चीजों को समझना पड़ेगा, पहले चीजों को समझना पड़ेगा। क्लियर। क्योंकि कल हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी देखना है, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हमें देखना है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री में आप अक्सर मार खा जाएंगे, अक्सर मार खा जाओगे। याद करो आपने क्या लिखा हुआ है, फिशर के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं देखते। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि निकाल के दिखाओ फिशर में सेंटर ऑफ सिमेट्री। बस एक ध्यान होना चाहिए कि फिशर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स एक्लिप्स कन्फर्मेशन, फिशर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स एक्लिप्स कन्फर्मेशन, हाँ या ना। छापिए जल्दी से। जल्दी जल्दी से उल्टा देंगे भाई लोग। स्टैगर्ड दिया है तो पहले क्या बनाओ,
एक्लिप्स। जुगाड़ से कोई जरूरत नहीं है, जैसा है वहीं से आ जाएंगे जुगाड़ में तो, लेकिन चीजें हमें कॉन्सेप्चुअली समझ में आनी चाहिए। कल ये स्टेटमेंट आ जाए, फिशर प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट्स एक्लिप्स कंफर्मेशन, स्टैगर्ड कंफर्मेशन, कौन सी होगी? एक्लिप्स। फिशर प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट्स लो एनर्जी कंफर्मेशन और हाई हाई। एक्लिप्स की एनर्जी स्टैगर्ड से हमेशा क्या होती है? ज्यादा। कोई ऐसा केस नहीं है जहां एक्लिप्स की एनर्जी स्टैगर्ड से कम हो जाए, नहीं मतलब नहीं। अब तुम सोच रहे हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वॉन्डिंग कुछ नहीं है, वो स्टैगर्ड का स्टैगर्ड से कंपैरिजन है। एक्लिप्स चाहे कोई सी भी हो, स्टैगर्ड से क्या होती है? लेस स्टेबल। बात करेंगे कल की क्लास में। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर रिपल्सन से कितनी एनर्जी बढ़ती है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड पेयर रिपल्सन से कितनी एनर्जी बढ़ जाती है? कितनी बढ़ जाती है? 1 किलो कैलोरी पर मोल। अगर 3 रिपल्सन है तो 3 किलो कैलोरी पर मोल। और इथेन की स्टैगर्ड और एक्लिप्स में इतना ही गैप होता है। बात करेंगे कल की क्लास में। जो चीजें आपने ऐसे याद करने की कोशिश की हैं वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। जैसे आपने पढ़ा होगा कि इथेन की जो एक्लिप्स कंफर्मेशन है उसके अनस्टेबिलिटी का कारण क्या है? टॉर्सनल स्ट्रेन। क्या है? टॉर्सनल स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन उसका कारण नहीं है। आपको 100% क्लियर हो जाएगा डेटा सही कि यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन में रिपल्सन नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का जो गैप है वो वन डेर वाल्स रेडियस से ज्यादा है। और जब दो एटम्स एक दूसरे की वन डेर वाल्स रेडियस से दूरी पर होते हैं, रिपेल नहीं करते कभी भी। सुलटा दिया है क्या सभी ने? चलिए टाइम हो गया क्या? कितने बजे? तुम तो इसी का इंतजार कर रहे थे। चलिए तो बाकी की बातें करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास में अपन स्टीरियो में ढंग से बातें करना शुरू करते हैं।